नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। और ये हो क्या रहा है बाजार के अंदर, इसीलिए हमने थंब भी लगाया। आखिर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कल भी हमने जो थंब लगाया था कार्यक्रम से पहले सोच करके कि बाजार में गिरावट को लेकर के फिर रिकवरी आ गई, लेकिन सेकंड हाफ में फिर दोबारा बाजार टूट गया। आज फिर वही घटनाक्रम। शुरू में हमने देखा कि बाजार में दबाव देखने को मिला, 24,738 का लो बना, लेकिन उसके बाद से शानदार रिकवरी और अब 24,821 का लेवल देखने को मिल रहा है। 9-10 अंकों की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है इस समय निफ्टी के अंदर। 24,863 ये अभी इंट्राडे हाई थोड़ी देर पहले बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। जो बाजार के अंदर ये उतार चढ़ाव वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है, उसमें दोनों तरफ के ट्रेड हम देख रहे हैं कि मतलब मौका मिल रहा है इंट्राडे में, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो छोटी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जा रही है कि आखिर में करें तो इस बाजार में करें क्या। इसी को तलाशने की कोशिश जो है आज के बाजार में हम कोशिश करेंगे कि आखिर में जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से आज के लिए ट्रेड होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कुछ एक क्या हैं और ट्रेडिंग स्टॉक्स में क्या कुछ हो रहा है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के मेहमान प्रदीप हल्दर जी को। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पर ये आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं बाजार खुलता नीचे है, फिर रिकवरी आ जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर वही ढाक के 3 पात बाजार नीचे आके बंद हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए विपुल जी, ऐसा मेरा मानना है कि ग्लोबल अभी अनसर्टेनिटीज बहुत है। इनफैक्ट लास्ट 7 दिन से मैं देख रहा हूँ ये बेसिकली जो ईरान और बेसिकली ये जो वार का सिचुएशन चल रहा है, एक बार भी कुछ ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट तो नहीं आया सामने, कुछ पॉजिटिव न्यूज़। और जो फेड का मीटिंग हुआ वहाँ पर भी ऐसा कुछ पॉजिटिव मुझे नहीं लगा। सो अल्टीमेटली सिचुएशन इज नॉट गुड। अभी मार्केट मुझे लगता है नहीं कि हायर टाइम फ्रेम में सस्टेन हो पाएगा, ऐसा तो सिचुएशन नहीं लग रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ, मैं 40-50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ। अभी देखिए 24,820 के आसपास निफ्टी चल रहा है। मुझे लगता है अगर आज ऊपर भी आता है ना तो 24,950 24,940 के आसपास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता नहीं कि 24,000 मतलब ऐसे 100 पॉइंट अगर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आता है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। आप अगर बात करूंगा अगर मैं बैंक निफ्टी का 55,790 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है अभी आज के लिए 55,650 55,650 के अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि उस केस में और भी ज्यादा खराब हो सकता है। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हायर टाइम फ्रेम में जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ से बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का एक रैली आएगा, वहां से सेलिंग देखने को मिलेगा। मतलब अभी मार्केट एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि हर एक जो भी रेस होगा ना, उस रेस में मार्केट को सेल करने का मूड बना रहा है इन्वेस्टर्स। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, अपना पोजीशन जो है थोड़ा हल्का रखिए। ऐसा मार्केट में कुछ ऐसा धमाका नहीं होगा 1-2 दिन में। मार्केट बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन जोन में चलता है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है जब कोविड से पहले ऑलमोस्ट निफ्टी 12,340 था उस दिन, और मुझे याद है आज भी राकेश झुनझुनवाला जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मार्केट सही लग रहा है, मार्केट बहुत दिन से नहीं चल रहा है। उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला सर ने बोला था कि एक तूफानी आने से पहले जो एक शांत माहौल रहता है ना, वो अभी का सिचुएशन सेम टू सेम फीलिंग मुझे ऐसा आ रहा है। देखिए 20-25 दिन पे मार्केट से कुछ भी ज्यादा मोमेंटम नहीं है, उल्टा जो भी कॉल्स में ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो हम तो पहले मार्केट का बुल फेस 1 पे नहीं थे, उसके बाद मार्केट का अभी ऐसे फेस में हम आ चुके हैं जहां पे ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑल मार्केट, मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सर मैं प्राइस रीड करता हूं ऑलवेज, तो मुझे लगता है अभी हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आपको नेक्स्ट 6-8-10 महीने का प्लानिंग के हिसाब से कोई भी स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हो तो फिर ऐसा करना आपके लिए बेटर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब बाजार में इस तरह की अनिश्चितता हो और आप निर्भर हो दूसरे देशों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के ऊपर, और वहाँ पर भी कोई सर्टेनिटी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे में जितना आप कैश रखें उतना बेहतर है। जहाँ मौके मिले वहाँ पर आप बाइंग करते रहें। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ हैं, बहुत सारे खबरें हैं, उन तमाम पहलुओं पे एक एक करके बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआत एक दर्शक के सवाल के साथ करते हैं। पंकजा कुमार जी की का प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल भी यहाँ पर काफ़ी खबरें थीं और हमने सर बातचीत भी की थी, आपको याद होगा, हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। कल जो है वेदांता की तरफ से एक बड़ी ब्लॉक डील के ज़रिए यहाँ पर हिस्सा जो है बेचा गया था, और करीब कल अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था गिरावट का। आज इनका प्रश्न है 456 पे लेकर के बैठी हुई हैं। अभी इनको जो है 10-12 रुपए का नुकसान हो रहा है पंकजा जी को। अभी क्या करना चाहिए सर? कल एक दबाव देखा वेदांता की सेलिंग की वजह से, आज भी
पेन है। एक तो मेटल के अंदर थोड़ा सा जो कंसर्न चाइना से निकल के आ रहे हैं वो उसका भी असर होगा यहाँ पर। तो जो वहाँ पर थोड़ा सा आर्थिक धीमापन देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर अभी? सर देखिए, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बिगड़ा है ना, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है। और मुझे लगता है कि 490 इसके नीचे जब से आया है ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आज भी देखिए 0.25% के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 430 के आसपास। 430 अगर इसके नीचे गया तो इसका काम पूरा खत्म हो जाएगा इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में। तो अगर आपके पास है, देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से मैं पॉजिटिव व्यू हूँ, ऐसा मुझे नेगेटिव मैं इस काउंटर पे नहीं हूँ, क्योंकि जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम पे आ चुका है। मुझे लगता है एक बेस के आसपास आ रहा है। अभी थोड़ा और आपको पेन झेलना पड़ेगा। 410 के नीचे पूरा खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 410 से लेके 425, ये जो 15-20 का गैप हो रहा है, इसमें थोड़ा एक्यूमुलेशन का जोन है। तो आपको यहाँ पे एक बार वेट करना पड़ेगा। बने रहिए ऐसा, मुझे स्ट्रक्चर वाइज अभी इमीडिएट लेवल पे तो खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना खराब होना था वो हो चुका है। तो अगर 410 इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर इसका काम पूरा खत्म होने वाला है। और लेकिन मुझे लगता है ये 415 से लेके 425 इसके अंदर ही घूमेगा। ठीक है सर, एक जरा खबर आई है और जरा लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जरा इसकी खबर भी ऑन एयर कर दीजिएगा। कंपनी ने जियो पेमेंट बैंक का जो है वो पूरा कंट्रोल जो है वो अपने पास जो है वो हासिल कर लिया है। और आपको बता दें कि एसबीआई से करीब 104.54 करोड़ में 7,90,80,000 शेयर जो है वो इन्होंने खरीदे हैं। और इस सौदे को आरबीआई से 4 जून को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। अब जो है जियो पेमेंट बैंक जो है कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 287 के आसपास धीरे धीरे करके सर, जो लोगों को एक चिंता थी कि काम क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, अब वो आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने पत्ते खोल रही है। खासतौर से अब म्यूचुअल फंड कारोबार में जिस तरीके से बहुत सारी अपडेट सामने निकल करके आ रही है कंपनी के बारे में, आपकी टिप्पणी क्या होगी? 287 के आसपास जियो फाइनेंशियल कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, मुझे ये अभी भी याद है, आप ही के शो में, आप ही के प्लेटफॉर्म में मैंने बहुत बार 215 से लेके 220 के आसपास मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था। अब उस टाइम पे मेरा साइकोलॉजी एक ही था कि एक दिन लो लगाया था ऑलमोस्ट 198, अब फिर से 205 207 के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब कंपनी है जियो, तो इंडिया का इतना बड़ा कंपनी है, तो मुझे लगता नहीं था कि उस टाइम पे भी कि उससे नीचे जाने वाला है। तो साइकोलॉजी यही था, 192 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। करेंट जोन से 12% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट था 240, सेकंड टारगेट था 280, दोनों टारगेट अचीव। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, ये जो फिर से 200 से घूम के 300 के आसपास आ चुका है। रिसेंटली जो टॉप था ना वो अभी हो चुका है। अब उस टाइम पे बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते थे, ऊपर आ गया। अब बहुत सारे लोग लेना चाहता है। सर मुझे लगता है कि रिसेंटली टॉप हो चुका है, फिर से एक बार स्टॉक 260 से लेके 265 के आसपास जाने का पॉसिबिलिटीज है। सर लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोलता हूं कि ये ऑल टाइम हाई देने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट अगर आपके पास 12 से 15 महीने का टाइम है, आप एंट्री कीजिए, बने रहिए इसमें। अगर आप फ्रेश एंट्री आप करना चाहते हो तो 265 260 एक जोन रहेगा, क्योंकि रिसेंटली जो टॉप है 300 के आसपास, तो मुझे लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत करेक्शंस अभी इसमें बाकी है, जैसे ही करेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा फिर से स्टॉक ऊपर जाने वाला है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट पोटेंशियल मल्टीवेगर होने का पोटेंशियल भी इसमें है, जैसे कि बीएल में है। सर बीएल ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, वैसे सेम टू सेम मुझे लगता है जियो फाइनेंस यहाँ पर भी मल्टीवेगर होने का चांसेस है, लेकिन आपको अच्छा प्राइस और अच्छा वैल्यूएशन के साथ लेना है। सही समय पर एंट्री लें, नज़रिया अच्छा रखें, साल 1.5 साल का नज़रिया कम से कम रखें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। समूह ग्रुप बहुत अच्छा है, कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने पत्ते खोल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपने जिक्र किया सर एक बीएल को लेकर के, एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीएल में बाय कहाँ करें, इसलिए मैं 2 दिन से लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। और ये जो है अभी अगर हम देखें बीएल को लेकर के, ये 400 404 405 399 98 इस रेंज में चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। इनको अगर ख़रीदना है तो किस रेंज में ख़रीदना चाहिए इनको? क्या किसी को भी अगर ख़रीदना हो तो? काफ़ी चल चुका है शेयर निश्चित रूप से, क्या अभी भी गुंजाइश है? ये बहुत लोगों के सवाल हैं बीएल को लेकर के, अभी क्या सलाह रहेगी देखिए आपकी? सर, यहाँ पे मेरा मानना है कि आप
शॉर्ट टर्म वाले हो या लॉन्ग टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो, क्योंकि स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, बार बार स्टॉक में करेक्शंस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हमने देख लिया सर, एक चीज मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, लेकिन 400 के नीचे 390 के नीचे भी इवन आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है बार बार बीएल। फंडामेंटली अगर बात करेंगे 294 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5323 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। आप क्वार्टरली सेल्स भी देखेंगे कि 15% सीएजीआर के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे जो लगता है कि सर इंडस्ट्री का जो पी है देखेंगे 74, उसके हिसाब से भी अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है कैलकुलेट करेंगे 55 के आसपास हो रहा है, वो भी बहुत कंफर्टेबल मैं हो रहा हूं इसमें। अब देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा, टेक्निकली अभी 402 के आसपास चल रहा है। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि बाय ऑन डिप कीजिए, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। यही सेम स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 270 से 260 से आप ही के प्लेटफॉर्म में, और मैं तो इसमें 1000 से पहले बेचूंगा नहीं, 800 से 1000 मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में मल्टीपैकर होने वाला है। तो पहला इंटरप्रिटेशन, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो एक बार आप बाय करके जाइए 430 इमीडिएट लेवल पे, 430 425 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा डीप में लेना है मार्केट में, अगर ये एक सर व्यू है, आप सेफ हो या आप थोड़ा बहुत रिस्की हो तो करंट जोन से बाई करके जाओ। सेफ्टी थोड़ा जाना चाहते हो तो कभी भी एक डीप में लेना 390 385 उस टाइम पे आप ले लो। तो क्या है, अभी हम इसमें बता नहीं सकते कि इधर से सीधा 460 चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा। तो आपको एक व्यू रखना है आपके हिसाब से, आपका पर्सनैलिटी के हिसाब से कि कितना आप जो जो है मार्केट का थोड़ा पेन आप झेल सकते हो। तो मेरे ख्याल से सर मैं पॉजिटिव हूं, और बीएल को लेके मैं तो नेक्स्ट 2 साल में नहीं बेचने वाला। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि आपने दोनों को बता दिया। अब मान लीजिए किसी का नज़रिया साल 1.5 साल का है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर 100 रुपये लगाने हो तो 20-25 रुपये 403 पे लगा दें, कोई गिरावट आए नीचे आए तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा ले लें। अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 2-3 साल का, 1.5 साल का, इस तरह का नज़रिया हो तो क्योंकि कई बार टेम्पटेशन होती है कि नहीं खरीद लो, तो अपनी टेम्पटेशन मिटाने के लिए क्या कुछ शेयर या 10% 5% कितना हिस्सा खरीदना चाहिए अभी बीएल पे देखिए भी? मुझे लगता है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, एटलीस्ट आप 40% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक। बाकी का जो 60% है आप बाई ऑन डिप करके जाइए, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। सो यही आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बीएल को लेकर के, फ्रेश एंट्री को लेकर के जिसके मन में कोई प्रश्न दुविधा होगी वो उत्तर मिल गया होगा। आज गूगल पे एक शेयर ट्रेंड कर रहा है, जिसपे 2-4-5 दिन पहले आपसे बात हुई थी, रिलायंस इंफ्रा सर। और आज हम देख रहे हैं कि इस फिर से ट्रेंड में आता हुआ 3-3.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 400 के आसपास का लेवल दोबारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है डेसॉक के साथ जो इनका जो है समझौता हुआ है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस है वो फालकॉम की 2000 बिजनेस जेट्स जो है वो भारत में बनाएगा। इस तरीके की यहाँ पर इसके लिए पार्टनरशिप इन्होंने डेसॉ के साथ किया है। ये अपडेट आज रिलायंस इंफ्रा पे आता हुआ, और इसी अपडेट के चलते आज 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस खबर का क्या असर रहेगा वो तो चलिए ठीक है, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं अभी, रिलायंस इंफ्रा कैसा लग रहा है सर? देखिए नो डाउट सर, मुझे लगता है कि ये जो पहली बार जब ब्रेकआउट आया था इसमें, और सारे अभी तो यूट्यूब मीडिया सब लोग चर्चा कर रहा है। आप ही के शो में मैंने पहले कवर किया था 335 के आसपास, 340 के आसपास। देखिए वहां से नॉन स्टॉप भागा 400 के आसपास, 420 के आसपास, 420 425 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया। सो देखिए चार्ट में मुझे लगता है कि अभी जो 400 के आसपास चल रहा है, 398 399 के आसपास, मुझे लगता है जो शॉर्ट टाइम में जितना पेन था वो एक्चुअल में खत्म हो चुका है। फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और नो डाउट आपने बहुत ही अच्छा टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया। मुझे लगता है फिर से स्टॉक अपना जो 415 420 का एक हाई लगा था शॉर्ट टाइम में, उसमें जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर एक बार 390 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार वीकली बेसिस पे, तो फिर से अगर आप देखेंगे स्टॉक फिर से 450 460 तक भी आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके पास 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं, शंकर सिंह जी, कह रहे हैं कि विपुल जी, प्रदीप जी सर प्रणाम, और एनबीसीसी पर इनके पास 1000 शेयर ले रखे हैं 127 पे। कह रहे हैं कि एवरेज करें या फिर एग्जिट करें। कह रहे हैं सर 8% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। हाँ, 117-18 पे चल रहा है और इन्होंने 127 पे लिए, 10 रुपये के आसपास, 8-9 रुपये 10 रुपये के आसपास का नुकसान है इनको। एवरेज भी करना चाह रहे हैं या निकलना चाहिए, इसको लेके कन्फ्यूज़न में है। काफ़ी सारी बात इस पर बातचीत हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर खबर भी थी कि यूको बैंक के हेड ऑफिस को लेकर के इसका भी कॉन्टैक्ट इनको मिला है कोलकाता में। अभी क्या सलाह रहेगी सर? कोलकाता में आ रही है, अच्छा कोलकाता आपके इलाके में पहुँच रहे हैं सर ये एनबीसीसी वाले, आप बताइए क्या करना चाहिए।
देखिए चार्ट में एक क्लियर कट टॉप बना दिया है, टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। मेरे मानना यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिसेंटली टॉप था ऑलमोस्ट 125 से लेके 128 के आसपास, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 19 अगस्त 2024 में, अभी फिर से अगस्त आ रहा है, लास्ट एक साल पहले ही टॉप बनाया था 128 130 के आसपास। उसका टॉप अभी क्रॉस हो नहीं पाया, बहुत स्ट्रगल किया। अभी 128 130 तक फिर से गया था, लेकिन सरवाइव हो नहीं पाया ऊपर। सो मेरे ख्याल से जो नीचे अभी आ रहा है, तो फ्रेश जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 105 104 के आसपास, तो फिर से वहां पे एक बार रिटेस्ट होने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। और अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब है, आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक का ही आजकल का ट्रेंड सर यही है, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट जब आ रहा है, ब्रेकआउट के टाइम पे भी वो अपना जो मेन जो प्रीवियस बैक सपोर्ट है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सो इंटरप्रिटेशन ये सर, मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, इसका इफेक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखाई मिल रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। सो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप इस काउंटर पे अगर है तो बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96। फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस जोन पे नहीं है। 104 105 फिर से रिटेस्ट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए वेट कीजिए एक बार। ठीक। हमारे एक और दर्शक हैं सर, वो क्रिएटर्स के नाम से आईडी बनाई, वो खाट फार्मा में कह रहे हैं सर आपने कॉल दिया था, क्या करें अपना। सर यहाँ तो मेरे ख्याल से शायद अब तो स्टॉप लॉस के नीचे आ गया, तो अभी तक आप बने क्यों हुए हैं सर वो खाट फार्मा पे? सर क्या टिप्पणी रहेगी सर वो खाट पे आपकी, कोई कमेंट करना फर्स्ट ऑफ चाहेंगे? ऑल एट फर्स्ट ये वही माइंडसेट वाला खेल है, आपको माइंडसेट क्या क्या हो आप रखना पड़ेगा। कल तो सर किसी ने हमें भी कांटेक्ट किया था, सर आपने ओखाट फार्मा बताया था तो क्या करें। मैंने बोला सर आपने सुना? बोला हाँ सुना। तो मैंने सुना तो फिर आपने पूछा क्यों? बात पहला सही है, स्टॉप लॉस बिल्कुल। कटा, सेकंड स्टॉप लॉस भी कटा। तो सेकंड थिंग, अगर स्टॉप लॉस कट रहा है, यू नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। इफ यू इन द गेम और इफ यू थिंक कि मैं ओनली फॉर प्रॉफिट करूंगा, प्रॉफिट करूंगा, नहीं पॉसिबल। दिस प्लेस नॉट फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर 1750 इसके नीचे आ चुका है, मतलब स्टॉप लॉस कट चुका है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसका जो ट्रेंड था वो खराब हो चुका है। अब आई एम द ड्राइवर ऑफ द मार्केट, ए एनालिस्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मार्केट, ए पायलट ड्राइवर ऑफ द फ्लाइट, ए कार ड्राइवर ऑलवेज बी ए कार ड्राइवर। तो उनको जहां पे दिखेगा सही दिशा, वो उधर ही जाने वाला है। अब देखिए, जो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट में कुछ इफेक्ट नहीं है, वीकली चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज शॉर्ट टर्म 15 मिनट 1 2 दिन में खराब हो चुका है। सो अगर आपके पास 2 4 6 महीने के लिए पेशेंस है तो बने रहिए, स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने 1 2 दिन के लिए लिया था, तो ऐसे हर बार यही स्टॉक में नहीं, सेम स्टॉक में हर टाइम प्रॉफिट बुक कीजिए और स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इक्विटी मार्केट। आपको ये सोच बहुत स्पीड के साथ रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये बात मतलब इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर आप ये सोच के उतर रहे हैं कि आप सुबह उठेंगे, आपको प्रदीप जी या कोई एक्सपर्ट आके कोई कॉल बताएगा और आप हर रोज़ जो है एक बोरे भर पैसे बनाएंगे, सर इतना आसान नहीं होता पैसे बनाना। प्रदीप जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर बाज़ार का चलना, बाज़ार की दिशा बहुत कुछ निर्भर करती है। तो फिर थोड़ा उसको फॉलो कीजिए, उस जो बताया जा रहा है। अगर टारगेट ध्यान में रख रहे हैं आप, स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान में रखिए। बाज़ार में पैसे भी बनेंगे, पैसे जाएंगे भी, ये मतलब बाज़ार का गेम है और ये आपको समझना पड़ेगा। और जो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ रहता है वही आगे चल करके लॉन्ग रन में पैसे बनाता है। जी सर, प्रदीप जी आप विपुल कुछ जी, कह रहे हैं? हाँ विपुल जी, यहाँ पे एक चीज ना बहुत बोलना मुझे याद आ गया। लास्ट अक्टूबर का जो क्रैश हुआ ना, उस क्रैश में बहुत सारे लोग फंसा हुआ है, आज तक निकल नहीं पाया। द कंसर्न इज, बहुत सारे पीएमएस फंड मैनेजर है, अभी तक जो अक्टूबर का टॉप जो नैव था ना, वहां पे ही क्रॉस हो नहीं पाया उनका नैव। तो अभी भी उनका पोर्टफोलियो 15% 20% डाउन है। सो यहां से हमको यही सीखने को मिलता है, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो और आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, तो ऑलवेज स्टॉप लॉस देखो, आप निकल जाइए। नहीं तो बाद में आप वही ना, आप 6 8 महीना 1 साल 2 साल फंसे रहेंगे और बोलेंगे अरे भाई उस एनालिस्ट ने आया था मेरे को फंसा दिया। बिल्कुल, फंसा नहीं दिया, दैट इज अ माइंड सेट। दैट इज वाई आपको ना यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ये इक्विटी मार्केट है। ये बात सही है। मतलब इसको आपको थोड़ा सा मतलब अगर अनुशासन नहीं है ना, तो फिर आप नहीं बना सकते पैसे। फिर वही होगा कि आप 4 जगह कमाने के बावजूद आप एक ही जगह सारे पैसे कमा दोगे, है ना। अगर आपको अनुशासन रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है पैसे गए, थोड़े पैसे गए, अगली जगह रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक ही जगह स्टॉप लॉस नहीं लगा, फिर आप वेट कर रहे हो कि उसी से पैसे रिकवर करेंगे, नहीं होता। कई बार फंस गया शेयर तो सालों तक रिकवर नहीं होता है अगर वो नेगेटिव जोन में चला गया तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा हमारे एक और दर्शक हैं, उसके बाद कुछ एक और खबरें लेंगे। एक साथ 2 शेयर देखिए, RS मलिक साहब हैं और हमारे विनायक भावे साहब हैं। एक विनायक भावे जी HL का टारगेट जानना चाह रहे हैं
और आर एस मलिक साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग यू बोथ। एससीआई का क्या अभी बाय कर सकते हैं क्या? ये सर ये जो है ना ये थीम अभी ख़त्म नहीं होने को राजी हो रही है, क्योंकि इतना बाजार में वॉलेटिलिटी के बावजूद ये शेयर अभी भी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। आज फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन को लेकर के एक अपडेट थी एचएल को लेकर के। मैंने बहुत जल्दबाजी में देखा था, थोड़ा सा मुझसे मिस हो रही है खबर, लेकिन ये है कि शायद ईओआई जो है ना एलओआई जो है वहाँ मिल चुका है, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो शायद मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ है और शायद अगस्त से जो है इस पर काम शुरू बोली मंगाई जाएगी। तो बेनिफिशियल निश्चित रूप से एचएल होगा इसका, लेकिन एचएल और एससीआई को लेकर के एक फ्रेश एंट्री के लिए और एक का टारगेट जानना चाह रहे हैं, तो दोनों पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए अब सर, एचएल को तो हमने 3,300 3,400 से मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट जोन होगा बाइंग के लिए, और वहां से देखिए अभी भी ये 5,000 के आसपास आ चुका है। द कंसर्न इज मार्केट कैप 3,34,000 करोड़ के आसपास, पी है 40 के आसपास, नीट प्रॉफिट है 8,000 करोड़ के आसपास। सो नो डाउट इज अ वेरी 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 गुड कंपनी। 71% प्रोमोटर होल्डिंग है। मार्केट का लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हर हफ्ता हर महीना कुछ ना कुछ जो ऑर्डर बुक है इनको मिलता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वार सिचुएशन हो रहा है, रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हो चुका है, जो वार हो चुका है, कि बेसिकली कल मोदी जी का जो कॉन्फ्रेंस बात हुआ, कॉल पे बात हुआ ट्रम्प जी के साथ, वहां पे भी एक चीज मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैटर है ये अभी खत्म नहीं होने वाला, और भी ज्यादा इसमें हाईलाइट चीज आने वाला है कमिंग फ्यूचर में। और मुझे लगता है कि देखिए बजट में तो इस बार कंजम्पशन पे था बजट पूरा ओवरऑल थीम, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसमें जो फरवरी में आने वाला है नेक्स्ट बजट, इसमें ना डिफेंस को बहुत फोकस किया जा सकता है, डिफेंस एंड रेलवे और स्पेशली डिफेंस। तो एचएएल और बीएल दोनों ऐसा कंपनी ना आपको होल्ड करके रखना है। अगर मैं भी बेचना चाहूंगा सर, मेरे को तो लगता है कि दिसंबर से पहले मैं नहीं बेचूंगा, अगर उससे पहले पहले टॉप बनाता है 7,500 8,000 के आसपास। और मुझे लगता है हर एक डीप में आपको बाई करना चाहिए इसको, और परफेक्ट बाइंग मुझे लगता है कि 4,800 से लेके 4,600 के आसपास ऐसे स्टॉक होता है ना, डायमंड होता है ऐसे स्टॉक आप रखिए पोर्टफोलियो में। डेली ट्रेड बिल्कुल नहीं है आपको करना चाहिए। तो मैं तो पॉजिटिव हूं सर एचएल को लेके। बाकी एसीआई देखिए, उस दिन जब हमने पहला बात किया सर, उस टाइम पे हमने देखा कि 211 212 के आसपास प्राइस चल रहा था। उसी दिन बाद शो खत्म होते होते 235 का टॉप लगाया। अब मैंने कल भी बताया सर 235 का टॉप है। अब मैं कंफर्टेबल होऊंगा बाइंग करने में 212 213 के आसपास। कल भी 212 आया था, आज थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आज मौका दे रहा है मार्केट आपको। तो एसीआई पे मुझे लगता है बाय ऑन डीप होना चाहिए। 212 215 आपके लिए एक आइडियल प्राइस जो है बाइंग का हो सकता है। टारगेट रहेगा इसका फिर से 240 का, अगर 240 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि लास्ट दिन का टॉप भी था 235 236 के आसपास, तो 240 के ऊपर सस्टेन करता है इस केस में आपको नेक्स्ट जो रैली होगा 270 से 280 का भाव आते हुए दिखेंगे। बने रहने का सलाह होगा जिनके पास है, और जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो दोनों काउंटर पे भी मैं सर सुपर बुलिश हूं। दोनों काउंटर पे सुपर बुलिश हैं, लेकिन जो लेवल्स बताए जा रहे हैं ना एंट्री के लिए बाकी चीज़ों के लिए, उसका जो है अवश्य आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि लेवल्स बहुत मैटर करते हैं बाजार में। और ख़ास तौर से अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है 1-2 महीने का, तो फिर थोड़ा सा मतलब लेवल्स पे अवश्य ध्यान रखिए आप लोग। चलिए इस बीच कुछ एक और खबरें हैं, ज़रा उस पर भी नज़र डालते हैं और फटाफट और ज़रा उनको भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और आज एक खबर निकल करके आई है वोडाफोन आइडिया, ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पे एएसटी स्पेस मोबाइल इंक के साथ इन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दी है। वोडाफोन आइडिया इंडिया में डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट ब्रांड कनेक्टिविटी लाने के लिए कंपनी ने ये समझौता, ये पार्टनरशिप की है। यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस के लिए डिजिटल इंडिया विजन का को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है ये जो पार्टनरशिप है। आपको बता दें कि ये पहला दुनिया का स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क होगा जो है ये जो पार्टनरशिप की जा रही है, और इससे मोबाइल फ़ोन से सीधे एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ खास गतिविधि नहीं है, खबर का कोई खास असर नहीं है। वोडा आइडिया एक और ऐसी कंपनी जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हज़ारों की संख्या में फ़ोन मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं इसको लेकर के कि अभी क्या करना है, कितने समय तक होल्ड करना है। 6.53 करंट भाव एक दायरे में है, ना उससे ऊपर जा रहा है ना नीचे सपोर्ट तोड़ रहा है। सर एक बार फिर से खबरों में है वोडा आइडिया, आपकी टिप्पणी सर। सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और मेरा तो डे वन से एक ही स्टेटमेंट है, नहीं लेना है नहीं लेना है नहीं लेना है। द लॉजिक ऑफ साइकोलॉजी बिहाइंड ऑफ द वोडाफोन इज 2,10,000 करोड़ के आसपास
इनका लोन था, गवर्नमेंट ने जब स्टेक लिया है 49% के आसपास, उसके बाद भी हमने देखा कि 1,70,000 करोड़ के आसपास इनके पास डेट था। अब डेट तो भर नहीं पा रहा है, सेकंड थिंग उसका इंटरेस्ट आ रहा है, अब उसका इंटरेस्ट भी भर नहीं पा रहा है। अब द कंसर्न इज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था बहुत घट चुका है लास्ट 2 से 3 सालों में। मैं और मेरे साथ में अभी जितने भी टीम मेंबर्स है, कोई भी वोडाफोन आइडिया का अभी जो सिम है वो यूज नहीं करता, तो प्रॉफिट कहाँ पे होगा? मुझे लगता है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो इनका रेवेन्यू नहीं है, हर दिन न्यूज में आता है, और इतना न्यूज में आता है कि सर क्या बताओ कि अभी देखिए जो इतना पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज भी आ रहा है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अपना 8 रुपीज से फिर से नीचे आते आते 6.54 के आसपास आ गया। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो फंसे रहेंगे। कुछ कुछ स्टॉक तो सर मेरा एकदम ब्लैक लिस्ट पे है, लाइक वोडाफोन आइडिया, आईएफसीआई। देखिए सर, आईएफसीआई उस दिन मैंने आपको बताया था, आपने एक कमेंट किया सर थोड़ा टाइम पहले कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको पता ना चले, लेकिन लॉन्ग टाइम में ना आपको पता चली जाएगा। आईएफसीआई में हमने 74 में बताया कि सेल कर दो, आज 59 पे आ गया। उस दिन लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रदीप सर नहीं होगा, ये 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर नहीं हुआ, 59 आ गया। तो ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सुजुलान को लेके मुझे बहुत सारा कमेंट है, सर आप नेगेटिव क्यों बोलते हो, नेगेटिव क्यों? सर ये बॉटम फॉर्मेशन अभी कर रहा है, आज तक नहीं बढ़ा सुजुलॉन 63 के आसपास। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट सर, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया से नहीं लेना है, ऐसे काउंटर सब इन्वेस्ट करेंगे ना तो बीपी हाई हो जाएगा। आप रात को सपना देखना स्टार्ट कर जाएंगे कि कल वोडाफोन आइडिया 20% बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है ऐसे काउंटर में। बात तो सही है सर आपकी भाई, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ सस्ता देख करके जो है ना वो इंटर करना वो सही नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही यहाँ पर निकल करके आ रही है। अभी जो है आधे फीसद के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए अगली कंपनी जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि कुछ एक खबरें, हालांकि और भी बहुत सारे अभी शेयर हैं जिस पर सवालों की झड़ी लगी हुई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन खबरों को छोड़ करके जरा कुछ एक क्वेश्चन पे अगर हम नज़र डालें सर, तो आज बहुत सारे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं ओएनजीसी को लेकर के। ओएनजीसी पे इसलिए मैं भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि क्रूड लगातार हम देख रहे हैं वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ओएमसीज के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए नेगेटिव है, ओएनजीसी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है अभी खरीदारी के लिए अब, या फिर वेट करने के लिए? करण जी कह रहे हैं 256 की बाइंग है, शॉर्ट टू मिड टर्म नज़रिया है, कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? सर यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि जो 200 डीएमए है, 200 डीएमए का जो बेसिकली एवरेज प्राइस आ रहा है यहाँ पे 257 256 के आसपास। तो देखिए मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी स्टॉक अगर अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है तो एट फर्स्ट जो 200 डीएमए होता है उसके ऊपर जाके सस्टेन करना होता है। तो यहाँ पे 200 डीए के आसपास एक टॉप बनाया, नीचे आ गया, फिर से हमने देखा कि 264 के आसपास लास्ट फरवरी में ही था, फिर से नीचे आ गया। अब जनवरी में भी सर आप देखेंगे 260 से लेकर 265 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया। तो सर न्यूज़ हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, प्राइस एक्शन पे अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। और प्राइस एक्शंस जो अभी बोल रहा है कि फिर से एक बार 240 235 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए आप विथ स्टॉप लॉस ऑफ 230, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है, और काउंटर बहुत स्लो है, तो आप बाई भी करेंगे ना तो फंसे रह सकते हो। तो इसमें इसीलिए एक बार आपको अवॉइड करके जाना है। ठीक सर। आज एक और शेयर जो ट्रेंड में है, गूगल ट्रेंड में, वो है ट्रेंट। ट्रेंट आया है ट्रेंड में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 5721 का लेवल देखने को मिल रहा है। 4.5% की गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर खबर ये है सर कि ये जो है मैक्विरी की तरफ से जो है 25% के अपसाइड का जो है एक टारगेट निकल करके आया है ट्रेंड के ऊपर, और इसी वजह से आज ये ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कि यहाँ से उनका मानना ये है कि 25-26% की तेज़ी संभव है। आप सहमत हैं मैक्विरी की इस रिपोर्ट के साथ? क्या करना चाहिए अभी ट्रेंड के अंदर? देखिए अब अगर मैं देखूंगा कि नियर अबाउट लास्ट 22 से लेके अभी तक का जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना डीआईएस का, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट जो एफआईआई था उनका थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन जो प्रोमोटर था उनके पास पहले 37% था 22 में भी, अभी 25 में भी 37% के आसपास ही है। पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, सेल्स इनका बढ़िया है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाइज तो मुझे खराब नहीं लगता है। बात अगर रहा सर वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन बाकी है इसमें, और थोड़ा कुछ दिन आपको टाइम यहाँ पे लगेगा। अब देखिए अच्छा सा बेस भी बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से देखिए
600 4000 800 के आसपास जितना अच्छे से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है। एक बार अभी ये ना ब्रेकआउट देने के लिए वेट कर रहा है। ब्रेकआउट अगर एक बार हो जाता है तो 6000 के ऊपर मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपको 6500 7000 का प्राइस आना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर वाइज तो खराब नहीं है, और लगातार लास्ट 3 से 4 साल बहुत ही बढ़िया पैसा बना के दिया है। इनफैक्ट हम देखेंगे कि 800 के आसपास प्राइस था, वहां से 8000 हो गया। अब देखिए इतना ओवर वैल्यूएशन था अभी, इसीलिए थोड़ा बहुत नीचे भी आया है। मुझे लगता है कि टॉप से नियर अबाउट 50% करेक्शन तो हो ही चुका है। तो 50% करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इमीडिएट लेवल पे स्टॉक आपको ऊपर जाते नहीं दिखेंगे, लेकिन फंडामेंटल सही है, टेक्निकल सही है, बने रहिए। बाय ऑन डीप आपको करके जाना है। 5400 5300 ऐसा जोन कभी भी मिलता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रिस्क जो रेशियो है थोड़ा फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो मेरा सलाह ये रहेगा 5400 के आसपास कभी भी आता है उस जोन पे आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। मेरा टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 6500 से लेके 7000 का प्राइस बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई अगली टिप्पणी जो है सर, एक शेयर जो पिछले कुछ दिन में अच्छा खासा चला, लेकिन अब जो है थोड़ा सा आज तेज़ी के साथ गिरावट है। कई लोगों के सवाल भी रहे, केपीआईटी पे ज़रा देखिए ज़रा, करीब 100 रुपये की रैली के बाद ये शेयर जो है एकदम से नीचे आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी को लेकर के थोड़ा आज प्रेशर भी है। आईटी पे व्यू क्या ले रहे हैं सर आप? क्योंकि ये जब जैसे पॉजिटिव होना शुरू होते हैं फिर अमेरिका में कुछ होता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो अच्छा तो लग रहा है लोगों को, लेकिन जो इसकी चाल है आईटी कंपनियों की वो थोड़ी सी मन में शंका पैदा कर रही है। आज 4% नीचे केपीआईटी, आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए मैं पहले निफ्टी आईटी को क्या हो रहा है, क्या गेम चल रहा है यहाँ पे वो बता देता हूँ। देखिए जब जब यूएस मार्केट में ये ऐसा न्यूज, डोनाल्ड ट्रम्प जी का ये जो हरकतें हैं एवरीडे कि कुछ ना कुछ भड़काने वाला बात, ये कम नहीं होगा ना, आईटी ऑलवेज प्रेशर में ही रहने वाला है। लेकिन मैं आईटी को लेके लास्ट 4 से 5 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूं। मैं क्यों पॉजिटिव हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर। देखिए हर कोई इंडेक्स जो है चलता है, उसके बाद टॉप बनाता है, फिर से नीचे आता है। आईटी का टॉप देखेंगे एग्जैक्टली 45,600 के आसपास, 46,000 के आसपास। वहां से 30% तो आईटी नीचे गिर ही गया था। अब जब गिर गया था तब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे जब 30% नीचे आया तब मुझे पसंद आया। अभी भी मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे अभी आईटी बेचना ही नहीं है। मैं आईटी टॉप होने के बाद का जो 10% 15% का रैली होगा वहां पे जाके मैं आईटी को बेचूंगा। अब द कंसर्न इज, अभी भी आप देखेंगे टॉप से नियर अबाउट 11% 12% नीचे चल रहा है ओवरऑल आईटी इंडेक्स। सो ओवरऑल आईटी इंडेक्स, डिफेंस चल गया, पावर थोड़ा बहुत चला, थोड़ा बहुत हमने देखा रेलवे चला, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर चला। हाँ, लेकिन ये जो मुझे लगता है कि अब सर ये जो अभी बेसिकली आईटी चल रहा है ना, ये 38,490 के आसपास, यहाँ से और भी ज्यादा पोटेंशियल है। कमिंग फ्यूचर में आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीना 1 साल ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेंगे आप। तो मैं इसीलिए आईटी को पॉजिटिव हूं और मैं बाई ऑन डीप करना पसंद करूंगा। अब ये मेरा है लॉन्ग टर्म का व्यू। शॉर्ट टर्म में क्या होगा सर, आज थोड़ा बहुत नीचे, आज देखेंगे 1.5% के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे है। तो डेफिनेटली एम्फेसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, केपीआईटी टेक्नोलॉजी हो गया, जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी है सारा नीचे ही ट्रेड अभी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो भी एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने का प्लान यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो 38,000 का अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स चल रहा है आपको 42 43 में मिलेगा, 1 से 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम। तो अगर 1 2 दिन का ये जो गिरावट है ना, इसमें आपको डरने का कोई बात नहीं। ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिटेबली कंपनी है सारे आईटी। अब ग्लोबली अनसर्टेनिटीज चल रहा है, गोल्ड का दाम बहुत ऊपर है, सिल्वर 52 एक लाइफ टाइम हाई में है, तो इसीलिए आईटी प्रेशर में है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा फ्रेश अगर आपको बाय करना है आईटी में, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप यहाँ पे 50% कीजिए। बाकी 50% आईटी कभी भी, ये जो 38,000 के आसपास निफ्टी आईटी है, कभी भी अगर 34,000 33,000 के आसपास मिल भी जाता है आपको, तो वहां पे बाय ऑन डिप आप कीजिए। एक अच्छा वैल्यूएशन आपको निफ्टी ओवरऑल आईटी इंडेक्स में मिल रहा है। और अवॉइड कीजिए वो दिन जब दिन निफ्टी आईटी एटलीस्ट 3% 4% ऊपर जाएगा, ऐसा दिन अवॉइड कीजिए। ऐसे जो दिन है ना 1.5% आज नीचे है, ऐसे दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। केपीआईटी में मुझे लगता है 1367 के आसपास अभी चल रहा है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें आया है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा इसका 1340 के आसपास, 1340 के आसपास। तो 1340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। आईटी नीचे आ रहा है इसलिए थोड़ा प्रेशर में, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेंटीमेंट खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है, बने रह सकते हो सर। बने रह सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कुछ धनराशि जो है वो हमें भेजी है।
और सर यहाँ पर उनका प्रश्न जो है वो अदानी ग्रीन को लेकर के है। अदानी ग्रीन को लेकर के अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? इनके पास 1015 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं अदानी ग्रीन, 1500 जो है अदानी ग्रीन के शेयर हैं। जानना ही चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं करीब 959-60 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, अदानी ग्रीन को लेके सर मैं पॉजिटिव ही हूं, और मैंने तो बोल ही दिया है कि अदानी ग्रुप में मैं पॉजिटिव हूं, और मुझे उस दिन बाय करना है जिस दिन अदानी ग्रुप प्रॉपर नीचे रहेगा। मेरे को अदरवाइज बाय नहीं करना है सर। क्या होता है, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अदानी ग्रुप में एंट्री उसी दिन लेना चाहिए जिस दिन 5%, 10%, 12%, 15% नीचे होगा, कुछ ना कुछ खराब न्यूज की वजह से, मैं उस दिन करूंगा एंट्री। बाकी देखिए, स्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है ठीक ही है, ऐसा कोई तो फिलहाल अभी ब्रेकडाउन इसमें है नहीं। फिलहाल थोड़ा बहुत जो इंक्रीज हुआ था अदानी ग्रुप में, जो प्राइस एक्शन हुआ था रिसेंटली, इसी के चलते थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। बाकी ज्यादा इसमें मैं कुछ खराब नहीं देखता। 955 के आसपास चल रहा है। 880 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 880, 890 के आसपास। तो मुझे लगता है मल्टीपल टाइम बेस बनाया, आप देखेंगे 2023 में भी 880, 890, 900 के आसपास एक बेस बनाया था, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, अभी भी वही सर बेस बना रहा है। तो हो सकता है कि एक बार फिर से आपको 900 के आसपास, 880 के आसपास देखने को मिले। तो ऐसा घबराने का यहाँ पे कोई बात नहीं है, आप बने रहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो चुका है, मार्केट में प्रेशर था इसीलिए नीचे आ रहा है। फ्रेश बाई करने का सलाह इस काउंटर पे, या तो एंटर अदानी ग्रुप में अभी नहीं है, जिस दिन अदानी ग्रुप कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज पे 12, 13, 15 नीचे रहेगा, उस दिन फ्रेश एंट्री कीजिए। ठीक। इस बीच चमोल पवार साहब हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग प्रदीप सर, विपुल सर, स्कोडा ट्यूब में क्या करें सर, मुझे अब बाय करना है। तो ये कल आपकी तरफ से एक ट्रेड यहाँ पर स्कोडा ट्यूब पे दिया गया था 194 के आसपास, जिसमें 215, 220 तक के टारगेट जो है दिए गए थे। परसों शायद दिया गया था, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी, तो अभी 191 के आसपास है, थोड़ा प्रेशर में है, 2.5% के आसपास की गिरावट है। क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है यहाँ पर, या फिर अभी थोड़ा वेट करें, अवॉइड करें? क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, कल तो हमारा पहला टारगेट तो यहाँ पे इंटरडे में ही आ गया था, कल ही बात किया था, और बिल्कुल। यहाँ पे वही सेम व्यू है सर। 15-20 दिन के लिए व्यू करना चाहिए लोगों को। द कंसर्न इज द मार्केट। मार्केट में इतना टेंशन है कि कोई भी स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। वही सर मैं आपको शुरू में बता रहा था कि मार्केट में अभी मैं देख रहा हूँ मल्टीपल फेक ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे कि लास्ट 2-3 महीने में ऐसा नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। लास्ट एक हफ्ता इतना पेन चल रहा है ना मार्केट के लिए, ये सर मैं आपको क्या ही बताऊं, मैक्सिमम स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मैक्सिमम। तो ये मार्केट का नेचर है। मार्केट आपको कुछ और चीज बताने का कोशिश करे तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए आप। अगर आपको अभी स्कॉडा में लेना है तो मेक श्योर आपका 15 to 20 डेज का व्यू होना चाहिए। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 से 230 का टारगेट रहेगा। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा पीटता है, तो इसीलिए थोड़ा आपका पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इस बीच पहले तो अपने दर्शकों को हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि मतलब जिस परिस्थिति से हम मंडे से गुजर रहे हैं, उसमें जिस तरीके का सपोर्ट हमारे दर्शकों का रहा है, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और मुझे लगता है बस शायद कल तक शायद ये पूरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये पूरे हफ्ते आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, और आज भी सर 700 प्लस बिल्कुल से सर, ज़्यादा। जी ये सर। सर कोई बात नहीं, आपका फेस में ऑलवेज स्माइल देखना ही जनता पसंद करते हैं। और अरे सर। देखिए, 2-3 दिन से सर चल रहा है। अभी देखिए ऑलमोस्ट 650 लोग अमर उजाला में लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी तो सर और 700 प्लस था सर, ये अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे 20-30 लोग कम हुए, 700 प्लस पे हम लोग कर रहे थे। तो ये मतलब ये वाकई में आप जैसे एक्सपर्ट, हमारे जो दर्शक हैं, उनका प्यार, वाकई में ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब हमें जो हमारे दिल में एक भार सा था वो बिल्कुल हटा दिया, दूर कर दिया। कि हमको लग रहा था एकदम से कहीं ऐसा ना हो इस दौरान लोग शायद चले जाएं, और फिर बड़ी मेहनत लगती है, पिछले 4-5 महीनों में बहुत मेहनत की गई। लेकिन थैंक यू सर आपका भी, आपने तमाम दर्शकों का, कि वो इस संकट की घड़ी पे मजबूती के साथ हमारे समर्थन में खड़े रहें, और अभी भी खड़े हैं। और अब जो भरोसा है मुझे लगता है कि आगे भी खड़े रहेंगे। और आप यकीन मानिए कि आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके इस प्यार को कई गुना करके लौटाएं, आपके पोर्टफोलियो को और अच्छा करके, आपके चेहरे पे, आपकी जेब पे और ज़्यादा वज़न ला करके। तो बहुत बहुत थैंक यू जी सर। चलिए ज़रा कुछ एक और टिप्पणियाँ फटाफट ज़रा शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और कुछ एक और शेयरों को लेकर के। आज काफ़ी ज़्यादा सवाल का जो है इरिडा को लेकर के हैं, काफ़ी टाइम हो गए इस पे बात हुए आपके साथ। एक साइडवेज मोमेंटम पकड़ लिया है इसने, और अब शायद वो अब उससे नीचे जा रहा है सर। जो एक रेंज इसमें फंसा हुआ था
ऊपर तो नहीं जा पाया, पर अब नीचे की तरफ जा रहा है उस रेंज से। 2.5% नीचे है आज इंट्राडे लो पर ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? बीते एक महीने में जो 7-8% टूटा है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए? क्या 150 के आसपास ठीक है, या 160 के आसपास आपको लगता है कि फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नहीं सर, फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक बार नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो मैं तो फ्रेश एंट्री इस काउंटर में करूंगा 125 130 के आसपास। और लास्ट टाइम पे भी जो हमने बताया था 190 के आसपास था, 180 के आसपास था, वहां से हमने देखा कि 125 130 के आसपास एक बेस भी बनाया, फिर से ऊपर आया। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे एंट्री करना है तो 135 140 मैक्सिमम, मतलब वहां से मैं स्टार्ट करूंगा बाइंग, और 130 125 तक मैं मतलब पूरा कंप्लीट कर लूंगा। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से सही है, जिनके पास है देखिए बने रहिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वाइज तो खराब नहीं लगता मुझे। हम्म। ठीक है, तो जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उनका आप लोग ध्यान रखिए। काफ़ी सारी क्वेरीज थी इरिडा को लेकर के, इसके अलावा आर पावर को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। 175 185 पे बहुत लोगों ने लिया हुआ है सर, बार बार कह रहे हैं कि सर जरा लेवल्स पे एक बार पूछ लीजिए। तो ज़्यादातर जो हमारे पास अभी तक जो मेरी निगाहें गई हैं, हालांकि इरिडा ऐसा शेयर है जिसमें हर लेवल पे लोग एंट्री पे हैं। बहुत लोग 100 के नीचे ही मिल जाएंगे आपको, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 250 300 के आसपास भी मिल जाएंगे। तो जिनके पास अभी जो है 175 185 190 के आसपास पड़े हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए अभी? डेफिनेटली एक बार वेट कीजिए, अभी एवरेज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, फिर से एक बार 140 के आसपास 145 के आसपास आपको आते हुए दिन में मिलेंगे, तो उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करने का सलाह होगा। ठीक है, नीचे आ जाए, फिर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए सर, जो लोग भी वो करना चाह रहे हैं। रेलवे का एक शेयर है सर, जुपिटर वैगन। इसने भी एक करीब 1-1.5 महीने पहले, 1 महीने के आसपास हो गया, जब एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति आई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई इस बाजार में, और फिर नीचे आ गया है 375 के आसपास। यहाँ पर भी फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छे रहे। क्या ये जो गिरावट है, इनमें ऐसे ऐसे शेयरों को, कुछ एक शेयरों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वो लेवल्स क्या होंगे जहाँ पे पिक करते रहें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जब बाजार में रिकवरी आए तो उनको अच्छे रिटर्न मिल सके? जुपिटर वैगन आपका व्यू क्या होगा? 375 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए 375 अभी बेसिकली चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप बने रहिए इस काउंटर में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज तो खराब मुझे नहीं लगता है। अभी देखिए जिस तरीके से रिसेंटली लास्ट 1-2 हफ्ते में पैटर्न बिगड़ा है, इसके चलते थोड़ा बहुत नीचे आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। अब सपोर्ट है इसका 290 के आसपास, 300 के आसपास। तो मार्केट में अगर कुछ बड़ा करेक्शन आता है तो मुझे लगता है उस केस में आपको एक बार यहाँ पे ऑलमोस्ट 310 से लेके 315 का भाव भी मिल सकता है। तो एक बार जिनके पास है आप बने रहिए, ऐसा तो मुझे लगता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में जब पूरा काउंटर चलेगा उस टाइम पे ठीक ही होने वाला है, ऐसा तो कुछ खराब नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, उस केस में आपको अभी 362 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी नीचे आए फिर से एक बार आप एंट्री करके जा सकते हो, लेकिन 362 शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 280 रहेगा। 280 280। यस 280, क्योंकि स्टॉक अगर नीचे आता है, क्या होता है विपुल सर, मार्केट में ट्रेंड चलता है। अगर अभी से नेक्स्ट 2 महीना 3 महीना मार्केट खराब रहता है, तो ये स्टॉक का जो बिहेवियर है बेसिकली, कभी 375 से एक बार जाएगा 340, 340 से 360, फिर से 360 से 320, 320 से लेके फिर से 330, फिर से 300, ऐसा होता है। तो मेक श्योर आप कौन हो, आप अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो 360 स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले हो तो 280 होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि 280 कभी भी आपको ब्रेक करके नीचे जाने वाला है, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी 280 का बॉटम था, तो ऐसा अगर कुछ सिनेरियो होता है लास्ट टाइम वाला, तो उस केस में आपका 280 मेंटेन करके चलना है। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताइए मुझे ज़रा, एक और रेलवे शेयर के बारे में, राइट्स है, और राइट्स पे भी काफ़ी सवाल रहे। बीच में कई सारे ऑर्डर की खबरें आई, बीते 1-2 दिन के अंदर ही जो है राइट्स के अंदर काफ़ी मोमेंटम रहा है। अभी क्या करना चाहिए? कुछ एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस बता दीजिए राइट्स का, 302 पे लिया है। राइट्स में क्या कुछ दम लग रहा है क्या? हालांकि इसने बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई है। 1 महीने में करीब 6% का निगेटिव रिटर्न रहा है, पिछले 6 महीने में 5.5% का निगेटिव रिटर्न रहा है। अभी कोई गुंजाइश है क्या 270-75 के आसपास? देखिए मुझे लगता तो है एंटायर सेगमेंट पे थोड़ा बहुत आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग ऑलवेज करके चलना चाहिए था। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, देखिए अब वही है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट अभी नहीं चलेगा। अभी राइट्स के लिए देखिए 276 के आसपास चल रहा है, इसका टॉप बनाया ऑलमोस्ट 295 के आसपास, इनफैक्ट 295 300 के आसपास इसका टॉप बन चुका है। अभी एक सपोर्ट के आसपास है 270 के आसपास, अगर 270 ब्रेक हुआ तो उस केस में आपको स्टॉक 240 तक भी जाने का पॉसिबिलिटीज पे हो सकता है। तो
तो जिनके पास है मेक श्योर अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो 270 आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक हैं अजय वर्मा जी, बहुत देर से कह रहे हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में जानने के लिए। ऑटो भी ख़राब हो गया क्या सर? अब मतलब क्या किया जाए? टू व्हीलर पे तो मामला तब भी बेहतर दिखाई दे रहा है, और इन सब में अगर नंबर्स देखें तो सबसे अच्छे टीवीएस के रहे हैं बीते। अगर एक दो क्वार्टर के देखें तो जो मंथ ऑन बेसिस पे नंबर आते हैं, सेल्स नंबर, वो टीवीएस के तब भी ठीक रहे हैं बाकियों के मुकाबले। अभी 2791 के आसपास चल रहा है, और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने 2800 पे लिया है। 9 रुपये जो है इनको लॉस हो रहा है। और इतनी जल्दी अजय जी आपने लिया 2800 पे, 9 रुपये नीचे आया, आप कंफ्यूज होने लगे कि होल्ड करें या सेल कर दें। क्या सलाह रहेगी सर ऐसे दर्शकों के लिए, अजय जी जैसे लोगों के लिए, और यहाँ पर लेवल्स क्या महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं? देखिए अभी बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि इसका जो लास्ट टाइम का टॉप था ऑलमोस्ट 2950 के आसपास, उसके ऊपर भी जाने का पोटेंशियल रखता है टीवीएस मोटर्स। तो इनका फंडामेंटल सर मुझे सही लगता है, टेक्निकली भी सर बहुत बढ़िया कंपनी है, लगातार इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया। मेक श्योर ये ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं, और ऐसे 8 10 50 रुपया इसमें कुछ इफेक्ट होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2725 का। 2725 रहेगा स्टॉप लॉस, बने रहिए। अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है, लेकिन अभी नहीं चलने वाला क्योंकि ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जिस दिन ये स्टॉक अपना 2840 के ऊपर क्लोजिंग देगा, वीकली क्लोजिंग फ्राइडे वाला, उसके बाद ही यहाँ पे मोमेंटम आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन किया सर, ये ऑटो भी खराब हो चुका है क्या? अभी देख रहे कि रेलवे भी थोड़ा बहुत नीचे आया है सर, इसीलिए मैं लगातार बहुत टाइम से बात बोल रहा हूँ कि मैं 40 50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ। अब ये जो मेरा स्टेटमेंट है मैं नहीं बदलने वाला नेक्स्ट, जब तक मार्केट में कुछ बड़ा धमाका ना हो जाए। इसमें क्या है सर, मैंने लास्ट टाइम जब निफ्टी था ना 25,000 के आसपास, जब मार्केट सही था अक्टूबर में, तो उस टाइम पे मुझे अचानक क्या हुआ, मैंने एक दिन एनालिसिस किया, मुझे लगा बहुत ओवर वैल्यूएशन है, पी मल्टीपल किया। और हमारे कंपनी में और भी एक बढ़िया एनालिस्ट है, मैं उनको भी कभी इनवाइट करूंगा कि आपके शो में बिल्कुल वो आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रीतम सद्दार जी है, तो बेसिकली उन्होंने मुझे को एक थ्योरी समझाया। उस हिसाब से मुझे लगा यार मार्केट तो टॉप बन चुका है, मैंने एक वीडियो बनाया, तुरंत उसी दिन से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट 24,900 से 25,000 से 21,400, और डे वन से मैं वही बोल रहा था 21,400 टू 21,800, जो अपना इलेक्शन डे का लो है वहां तक आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक साइकोलॉजी रहता था सर, सेम टू सेम वही हुआ। फिर से जब मैंने बताया कि मार्केट ऊपर आने के लिए अभी रेडी है, बॉटम हो चुका है, मार्केट ऊपर आ गया, अभी मेरा फिर से स्लोगन ही है सर। देखिए आपने भी मुझे बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया है, 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 25,000 के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बुलिश था, लेकिन जैसे ही 25,000 का नीचे आ गया, और बार बार 20 से 25 दिन ऐसा चल रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मेरा फिर से स्लोगन रेडी हो चुका है मार्केट में, 40 50% कैश में बैठने के लिए मैं रेडी हूं। तो आप समझ जाइए कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और मैं ऐसे एनालिस्ट नहीं हूं, आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको डायरेक्ट सीधा सीधा ना तो ना हाँ तो है मैं बोल के चला जाऊंगा सीधा। तो यह सर इसीलिए मुझे 40 50% कैश में रहने का है, और इसीलिए अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप करके चलना है। मैं सर यही चाहता हूं कि जो अमर उजाला और जो बोनस का व्यूअर्स है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनका नुकसान ना हो। बिल्कुल, कभी कभी प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए ज्यादा। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा सर, एक कुछ दिन पहले कहीं पे फेसबुक पे था या फिर यूट्यूब पे ही था, हमारे किसी शो पर ही एक कमेंट था एक दर्शक का, मैं चाहूँगा उसका उत्तर दें आप। वो उत्तर ये था कि आप इतनी सारी कॉल्स आप देते हो, आपके आंखों के सामने टारगेट हिट होते हैं, तो कभी दिल करता नहीं है कि मतलब यार मतलब कहाँ फंस रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमको पैसे, हमारे पैसे बन नहीं रहे हैं, बाकी जो है जो व्यूअर्स हैं उनके पैसे बन रहे हैं, ये लालच आती है कभी मन में? सर डेफिनेटली, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल से तो मैं चाहता हूं मैं भी ट्रेड करूं, लेकिन मैं एक फाउंडर हूं एक कंपनी का। वो कंपनी बेसिकली पीएचडी कैपिटल है। पीएचडी कैपिटल एक सेबी रजिस्टर्ड डिसीजन एनालिस्ट फर्म है। तो सेबी का ना कुछ गाइडलाइंस होता है, आपने देखा होगा जो अदर्स मीडिया है बहुत अभी चल रहा है ट्विटर में, कि वो एनालिस्ट खुद आते हैं, पहले उनका पोजीशन खरीदते रहता हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनका पोजीशन रहता है, उनका पोजीशन के बाद वो आके व्यूअर्स को बताता है। मैं सर ट्रेडिंग पहले करता था, लेकिन जब से मैंने लाइसेंस लिया उसके बाद मैंने ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप खुद ट्रेड करते हो ना, आपका एक इमोशन जुड़ जाता है, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और हमारा तो सर रेस्ट्रिक्शंस है रेगुलेटर सरकार से। की तरफ, जो बिल्कुल भी कॉल्स रेगुलेशन। में मैं बाई कॉल दे रहा हूं,
नेक्स्ट 5 दिन से मैं ट्रेड नहीं ले सकता, और उससे 30 दिन पहले, मतलब 30 डेज 5 डेज वाला रूल। अगर मैं आज कोई भी कॉल दे रहा हूं आपको, 30 डेज पहले से मेरे को कुछ पोजीशन नहीं होना चाहिए, और पोजीशन देने के बाद, कॉल देने के बाद भी 5 दिन तक मेरे पास कुछ भी पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो सर दिल तो करता है, लेकिन अगर मार्केट में रहना चाहते हो तो दैट इज वाई ना, ये एक सेबी ने इतना अच्छा बढ़िया रेगुलेशन बनाया। अगर आप एक एनालिस्ट हो, आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। आप पूरा हम्म। इंडिपेंडेंटली बात करो, खुल के बात करो, इन्वेस्टर्स के जो सच्चाई है, सच्चाई सामने को रखो। और सर आप तो सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ऐसा यूट्यूब चैनल और ऐसा तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ मैं बात कर पाऊं, और नहीं नहीं आपने अपॉर्चुनिटी दिया तो उसका फायदा तो लोगों को मिलना चाहिए नहीं नहीं सर। सर, लोगों को ये समझना चाहिए। जैसे एक दो बार आपने भी देखा होगा, कमेंट आते हैं कि ये क्यों बोलते हैं जब खुद की पोजीशन नहीं है, खुद तो लिया नहीं, और दूसरों, खासतौर से तब जब मान लीजिए स्टॉप लॉस कट जाए या लॉस है, और आपके नहीं, सबके ऊपर ये कि आखिर में ये लोग बोलते हैं कि मेरा तो कोई पोजीशन नहीं है, तो जब खुद तो लेते नहीं है और हमको मतलब अपना जो है माल चिपका देते हैं, जिस भी शब्द का प्रयोग वो लोग करें। कोई सर लोगों को रेगुलेशन ये रहता है समझना गवर्नमेंट चाहिए। का। हाँ, हाँ, ये लोगों गवर्नमेंट का को, रेगुलेशन रहता है। हाँ, तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये क्यों किया गया, सोच समझ के किया गया सेबी की तरफ से, ताकि अगर किसी व्यक्ति की पहले से उस शेयर में रुचि है तो वो उस बारे में एक निष्पक्ष राय कैसे देगा, वो तो उसे पॉजिटिव ही बताएगा। इसीलिए कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो लोग राय दे रहे हैं टीवी पर, वो लोग अपनी तरफ से निष्पक्ष होकर के राय दें, उनका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो। तो इसको आप लोग समझें। और ये बात सही कही प्रदीप जी ने कि भाई मन तो, लालच तो आती है, लेकिन ठीक है भाई, इसी को मतलब जो है क्योंकि आपके दर्शक जो है खटाखट खटाखट लोग बताते हैं आज ठीक है 50,000 रुपये बन गए, 1 लाख बन गए, 20,000 बन गए, 5,000 बन गए, लेकिन प्रदीप जी ज्ञान दे करके बिल्कुल एक ऋषि मुनि की तरह जो है बैठे रहते हैं। मैं चलिए सर, आगे मेरा बढ़ते। सर ड्रीम है एक्चुअल में, हाँ। देखिए हम्म। मैं लास्ट 12 13 14 साल हो गया, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, उस टाइम से मैं मार्केट में एक्टिव हूँ, अभी भी हूँ। आप अगर मुझे कुछ ना हो गया तो मैं नेक्स्ट ना 50 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक मार्केट में मैं बीएससी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसके लिए ना मुझे बहुत इंडिपेंडेंट और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ना हमारा कोई भी पोजीशन नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका पोजीशन रहेगा खुद, यहाँ पे तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन वायलेशन हो रहा है। सेकंड थिंग, आपके अंदर वो लालच, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इंडिपेंडेंटली जो एनालिसिस होता है ना, नहीं हो पाता है। नहीं, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रीत कौर जी बहुत देर से परेशान है, कह रही नमस्कार विपुल सर, कोई छोटा सा शेयर शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट करें। अब छोटा सा शेयर नहीं, अभी के बाद जब जैसे आएगा कोई ट्रेड तो बता देंगे प्रदीप जी। प्रदीप जी, आप कौर सर जी के लिए कुछ अगर दिमाग में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। छोटा सा शेयर छोटे टाइम के लिए, और मतलब बड़ा सा पैसा बन जाए। सर आज तो मेरा कोई सहयोगी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं चार्ट पे फोकस हाँ, नहीं ये कर पा आज रहा हूँ। थोड़ा सा मामला, नहीं नहीं, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। थोड़ी सी धोखे, आप थोड़ा सा धोखा आपने आज दिया है ना, ये आखिरी मोमेंट पे जो सुबह सुबह, उसी की वजह से ऐसा हुआ है कि विपुल जी, पूरा अगर सुबह सुबह। दोपहर में कोई नहीं रहता है ना, मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। अब तो मेहनत हमने कर ली उसके लिए, लेकिन जो आपने कल वादा करके आज जो तोड़ा है, और उसके बाद मेरे ऊपर जो सुबह सुबह प्रेशर बना है कि अब कैसे मैनेज किया जाए जो है चीज़ों को, क्या कहा जाए, लेकिन ठीक है। अरफात आज़ाम साहब, अच्छा हर्ष आ गए, उससे पहले जरा जरा एक दो सवाल फटाफट कुछ एक टिप्पणी दर्शकों के लिए लेते हैं। एक तो सर विद्युत सरकार जी हैं जो टीटागढ़ की बात कर रहे हैं, और एक अरफात आज़म साहब हैं जो कि आरएससी की बात कर रहे हैं। तो क्या टीटागढ़ अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के वो कंफ्यूज हैं। क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या कोई टीटागढ़ को लेकर के? देखिए अभी 856 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि सर यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना अभी सही होगा। मेरे ख्याल से अभी जो स्टॉक का स्ट्रक्चर बदला है, और मुझे लगता है एक बार फिर से आप 786 और 7 8 10 के आसपास, 810 780 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार आप बने रहिए अगर आपके पास है, लेकिन फ्रेश पोजीशन में अब मैं एंट्री का सलाह नहीं होगा। और बात अगर आरईसी की करें तो ये पूरा पावर पैक एकदम ऐसा लग रहा है कि खैर ये तो सबकी ही हालत है, पावर की क्या बात करें, अब तो सभी ऐसे हो गए पावर में, लेकिन पहले से ही एक सुस्ती रही है। बीच बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि शायद ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर रुक गए। ये आरईसी, पीएफसी, इरेडा, पावर ग्रिड, इन सब में अभी क्या करें सर। आरईसी 436 के पास इनके पास हैं, तो अब तो नुकसान इनका थोड़ा 50 रुपये के आसपास हो रहा है। तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए अभी 386 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर अभी नीचे आया है, और मुझे लगता है कि बेस अभी ढूंढने का ट्राई हो रहा है और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। मुझे लगता है कि सर एक बार फिर से 370 365 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो एक बार फ्रेश एंट्री यहाँ पे ना कहे तो अच्छा है। और ब्रेकआउट सर अभी नहीं है चार्ट में, तो एक बार
करंट जोन से अवॉइड करने का सलाह रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेम में मैं पॉजिटिव हूँ इसको लेके। मुझे लगता है कि 450 से लेके 480 का टारगेट इसमें होना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं रहेगा अभी। फ्रेश बाई नहीं रहेगा अभी, ये आप लोगों के लिए क्लियर है। ये दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें यहाँ पर, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, आगे भी इस पर बातचीत करते रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन अभी जो है वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट ब्रोकर बोलेगा। ब्रोकर बोले में, जी हाँ, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि बहुत जो दुनिया भर के बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, क्यों वो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, और उसके बाद आखिरी मोहर जो है वो हमारे विशेषज्ञ प्रदीप हल्दर जी लगाएंगे कि भाई ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये सही बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और उनके चार्ट्स क्या कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जरा फटाफट लेकर के आते हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी टाटा ग्रुप की ट्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है इन्होंने और 7,200 रुपये का लक्ष्य दिया है। और इनका सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो स्टोर जो ये लगातार खोलते दिख रहे हैं, उसका एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं, उससे फ़ायदा कंपनी को मिला है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि नई कैटेगरीज लगातार यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। इस दूसरा ये पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने गिनवाया यहाँ पर, जो आगे के लिए बढ़ती हुई चीज़ें पॉजिटिव वे में दिखेंगी। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट को लेकर यहाँ पर ये काफ़ी कंट्रोल देखने को मिले, नियंत्रण देखने को मिला है, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में भी पॉजिटिव स्थिति दिखाएगा। इसके अलावा इनका कहना है कि प्राइवेट ग्रॉसरी ब्रांड्स और क्विक कॉमर्स में बहुत ही लिमिटेड सक्सेस देखने को मिली है, लेकिन फैशन में जो सप्लाई चेन है उस टेक्नोलॉजी में ये अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। तो अपने हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो पीयर्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इनकी और बेहतर ग्रोथ देखने को मिले। चलिए, ट्रेंड आज दबाव में ज़रूर है और इस पर हम लोगों ने आज बात भी की है, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट अलग से भी बातचीत हम लोग इस पर करते हैं, रिकॉर्ड जो है अपलोड करते हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस समय ट्रेंड को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए सर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देखिए मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है ट्रेंड का, और 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, और नो डाउट फंडामेंटली मुझे लगता है कि स्ट्रांग ही है, बढ़िया है, लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। और अगर मैं इसमें टेक्निकल स्ट्रक्चर पे भी बात करूं तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ठीक ही है, 5723 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है देखिए एक बेस बन चुका है ऑलरेडी, 4600 4700 के आसपास एक बेस बना के अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो आपको करेंट जोन से आपको बाय नहीं करना है, एक फेयर वैल्यूएशन मुझे लगता है एक डीप के लिए आपको वेट करना चाहिए। 5400 5300 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे पहला टारगेट जो होना चाहिए 6400, और 6400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको 7300 7500 का जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जैसा कि सर रिपोर्ट है इसके साथ मैं एग्री करता हूं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर वाइज एंड फंडामेंटल वाइज सही लग रहा है। सही लग रहा है। चलिए ठीक है, ये तो यहाँ पर मुहर लग गई है प्रदीप जी की भी, ये बात निकल के आई है ट्रेंड पे। ट्रेंड के बाद जरा दूसरी कंपनी, दूसरे शेयर को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। बताइए हर्ष, आज की दूसरी कंपनी दूसरी कंपनी है बायोकॉन की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और HSBC की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 390 रुपये प्रति शेयर का भाव का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे 4500 करोड़ की QIP जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स के को भी जारी किए गए यहाँ पर OCDs हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात की जा रही है। वो उसकी रीपेमेंट की जाएगी इन 4500 करोड़ के QIP के बीच के जरिए भी यहाँ पर, और साथ ही इससे क्या होगा, कर्ज कम होगा। और लेकिन यहाँ पे जो बायोसिमिलर जो इनका कारोबार है उसमें अभी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की इनको ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है इंसुलिन एज पार्ट जो है वो FDI के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। उसको जैसे अप्रूवल मिलेगा तो स्थिति और बेहतर दिखेगी, और साथ में US में कंपनी कई और यहाँ पे जो है जो अपने नए प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर तो क्या ये क्या रहे हैं, मतलब कि टारगेट प्राइस फिर क्यों घटाया इसका पहले से, पुराने के मुकाबले जो है? कई बार होता है कि ब्रोकरेज को लगता है कि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके हिसाब से लोग घटा देते हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं। लेकिन QIP को लेके कह रहे हैं कि उससे कम कर्ज ज़रूर कम होगा, लेकिन अमेरिका में जो है और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, अभी जो है इनका जो QIP आया 340 के आसपास, उससे ऊपर हो गया है 349 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो सर ये एक HSBC की रिपोर्ट है, हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर अपसाइड के टारगेट यहाँ पर 390 तक के हैं। आप कैसे देख रहे हैं बायोकॉन को? हाँ सर, 390 आ जाएंगे टारगेट, मुझे इशू नहीं लगता, लेकिन द कंसर्न इज स्टॉक बहुत स्लो है। और अब फार्मा में देखिए सेम काउंटर पे अगर हम देखेंगे कि इनका मार्केट कैप जो है 41,870 के आसपास, तो इसमें सान फार्मा टॉप में है, उसके बाद डिवीज लैब है, सिप्ला है, थॉर्टिन फार्मा है, तो बायोकॉन लास्ट में 8 नंबर पे है।
सो देखिए इनका और भी अगर मैं पैरामीटर देखूंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल पे नेगेटिव ही है, ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है। नो डाउट कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, फंडामेंटली ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो लोन होता है कंपनी का 0.85 है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो में मुझे अच्छा लग रहा है। द कंसर्न इज द स्टॉक ना वो चलता नहीं है, बहुत स्लो है। इनफैक्ट लगातार मल्टीपल एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 365 370 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड का न्यूज सामने आ रहा था फार्मा सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहा था, बीच में 1-2 दिन हमने क्या देखा, थोड़ा बहुत फिर से नीचे आया। अब द कंसर्न इज बायोकॉन। मुझे लगता है कि अगर आपको बाय करना चाहिए तो बाइंग के लिए आपका लेवल रहेगा 335 के आसपास, इसी जोन पे आपको बाय करना चाहिए, 335 340 के अराउंड, 350 355 के आसपास नहीं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार इस जोन पे आप बाय करके जाते हो तो नो डाउट 6 से 8 महीना 1 साल टाइम लगेगा। 390 400 का जो टारगेट है वो आते आते 52 एक हाई के आसपास ही है, 400 के आसपास, और 390 395 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है। तो वहां पे जाने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, लेकिन चार्ट बहुत मिला जुला है, बहुत थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है। तो इसीलिए ऐसे काउंटर्स को फ्रेश मूव आना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेम से फंडामेंटल और टेक्निकल सर बहुत बढ़िया लगता है। ठीक सर। इस बीच जो है अगले शेयर के बारे में जाने उससे पहले महिपाल सिंह का एक कमेंट आया है। कह रहे हैं सर जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम देखने के लिए रात में जगना पड़ रहा है क्योंकि मैं न्यू जर्सी में हूँ और न्यू जर्सी से सर ये रात में जग करके प्रोग्राम देख रहे हैं। इनका सवाल है, आप काउंटर नोट कर लीजिए, बीच में देख लीजिए, ये हर सुखा सेगमेंट ख़त्म होने के बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। एक है शानदार टेक्नोलॉजी लेकर के बैठे हुए हैं सर 680 पर, और साथ ही HFCL इन्होंने लिया हुआ है 680 शेयर है और 497 पे शायद लिया हुआ है, और HFCL इन्होंने 80 पे लेकर के रखे हैं। 1 साल का व्यू जानना चाह रहे हैं। तो ये मतलब न्यू जर्सी में रात में आप जग रहे हैं तो आपको हम चाहेंगे नहीं कि मतलब आपकी नींद जो आपने त्यागी है उसका भाई फल आपको मिले। तो मैं प्रदीप जी से एक बार कहूँगा चार्ट आप देख लें, तब तक हर्ष से तीसरा शेयर भी जान लेते हैं कौन सा है। तो आप प्रोग्राम में बने रहिए सर। हर्ष से बताइए जी। तीसरा जो है स्टॉक विप्रो है, जैसे अभी आप बात करते हैं बायोकॉन की, वैसी ही वही स्थिति है सेम। स्टॉक जो है देखिए यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है। जो स्टॉक है 263 पर ट्रेड कर रहा है, 265 के इन्होंने लक्ष्य दिए, ₹2 ऊपर के, लेकिन इक्वल वेट का दिया है इन्होंने। इनको कुछ जो कंसर्न्स है वो जरूर यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न इनको ये दिख रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर यहाँ पर जो है सुस्त कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन इनका कहना है कि रेवेन्यू के मोर्चे पर थोड़ी स्थिति बहुत स्लाइटली सी बेहतर होती हुई दिखेगी। BFSI की बात करें यहाँ पर तो वो जो सेगमेंट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है, लेकिन इनका कहना है कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अनिश्चितता के साथ बना हुआ है, तो इसलिए डिमांड जो है उसमें फीकापन देखने को मिल सकता है। डील पाइपलाइन और कमेंट्री जो है वो कमज़ोर है, तो इसलिए उन्होंने टारगेट बहुत ही जो अभी 300, मैं आपको 262 बता रहा था, 263 265 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं यहाँ पर। जी। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ पर विप्रो IT पे सर आपसे बात हुई थी थोड़ी सी कुछ एक शेयरों को लेकर के, लेकिन विप्रो अपने क्षेत्र का जो है दिग्गज कंपनी है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश नहीं दिखाई दे रहा। अब 265 263 पे चल रहा है, तो अभी क्या सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या IT पे? सर पता नहीं है, समझ में नहीं आया। 264 ही तो चल रहा है, तो 65 के टारगेट क्यों दिया क्यों दिया? मतलब नहीं निकालते रिपोर्ट? मतलब डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि रिपोर्ट निकालनी है। वॉटेवर सर, नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता सर। मुझे लगता है कि मैं इसमें और भी ज्यादा एग्रेसिव बुलिश हूँ। जैसे कि मैंने IT में बताया, IT 46,000 के आसपास टॉप बनाया, 30% नीचे आया, 30% नीचे आने के बाद अभी धीरे धीरे IT में रिकवरी चल रहा है। तो ऐसे जो लास्ट 3 से 4 दिन 5 हफ्ते से चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आज का ये जो अभी डाउनफॉल हुआ है, तो ऐसे डीप में आपको बाय करना है ऐसे IT काउंटर्स। मुझे लगता है विप्रो फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और आने वाला दिन में आपको इस काउंटर बहुत जल्दी 285 से लेके 290 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया एक अच्छा से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। इनफैक्ट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो 200 वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है, डेली नहीं, मैं 200 वीकली DMA के ऊपर भी अभी चल रहा है, जो 244 के आसपास, 245 के आसपास, तो उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। इसका जो 200 DMA है सर 277, तो 277 278 के आसपास, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा ना, ये स्टॉक और भी ज्यादा बुलिश हो जाएगा और प्राइस में सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रहिए। 265 तो आजकल में मतलब 1-1.5 घंटे में कभी भी आ सकता है। सो ऐसा कोई मुझे खराब नहीं लगता, आप बने रह सकते हो इस काउंटर में। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। लास्ट काउंटर के लिए फटाफट चलते हैं हर्ष के पास। जी हर्ष।
जी, प्रेस्टीज स्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की आई है, खरीदारी की सलाह दी है। 1865 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। यहाँ पे सबसे पहले इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में जो ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली, वो उसको कवर अप करेंगे वित्त वर्ष 2026 में, यानी कि जो 26 होगा वो कंपनी के लिए एक अच्छा साल हो सकता है यहाँ पर। इसके साथ कहना है इनका कि 42,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखेंगे। 21,000 करोड़ की इन्वेंट्री अभी भी यहाँ पर बाकी है, लेकिन कंपनी जो है 28,000 करोड़ के प्री सेल्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करती हुई दिखेगी। और सालाना ग्रोथ की जो अनुमान लगा रहे हैं 65% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अकेले FY26 के पहले क्वार्टर में 12,000 करोड़ का योगदान होगा, वो अमेरिका के माफ कीजिएगा मुंबई के 3 प्रोजेक्ट से देखने को मिलेगा। जी सर, प्रेस्टीज स्टेट रियल एस्टेट में कोई दम लग रहा है क्या आपको? ऑब्वियसली सर, चार्ट में बहुत बढ़िया दम है और फंडामेंटल भी। इनफैक्ट हमने तो कॉल भी दिया था, इसका टारगेट भी आ गया बाद में, थोड़ा बहुत अभी नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है इसका टारगेट सर आना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 1850 और सेकंड टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई के आसपास है 2050 के आसपास। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी जो काउंटर है, अगर ये जो कंसोलिडेशन होने वाला है अभी फिलहाल, देखिए ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद अभी का जो टाइम है वो टाइम करेक्शन में जाने वाला है। तो अगर ये टाइम करेक्शन 1 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया ना, उसके बाद का जो ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है इनमें। फिलहाल रिपोर्ट आने में थोड़ा लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चल चुका है ऑलरेडी स्टॉक सर, और मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन का टाइम है इसमें। ये सर थोड़ा सा लेट से जगते हैं, समस्या हो जाती है कई बार। जो इंटरनेशनल लोग हैं, क्या ही किया जाए। चलिए हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर के आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। नज़रें रखनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ, आखिर मोहर जो वो हमारे घर के जो एक्सपर्ट हैं ना, वही लगाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि हमारे घर की कंपनियों में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ब्रोकर बोले में इतना ही। चलिए 2-4 मिनट आपका और लेंगे सर, कोई समस्या तो नहीं है आपको? 2-3 मिनट और, तो आपको जाना है, मुझे पता है। हाँ, मुझे मनी 9 पे जाना है और 5 मिनट मैक्सिमम। जी हाँ, क्या करें सर, लास्ट में क्या बोला आपने? 5 मिनट मैक्सिमम। हाँ 5 मिनट, ठीक है, चलिए चलिए। जरा जरा महिपाल जी की दुविधा का जो है वो हल निकालिए जरा। एक तो इन्होंने शानदार टेक्नोलॉजी के शेयर लिए हुए। शानदार पे आपने भी व्यू दिया था ना शायद? नहीं, शायद आपका व्यू नहीं था। नहीं, मैंने नहीं दिया था। हाँ, तो ये इन्होंने शानदार SANDHAR करके है, शानदार टेक्नोलॉजी के नाम से ये इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। अभी जो है ये चल रहा है करीब 532 रुपये के आसपास, 1.25% की मजबूती है। पिछले एक महीने में 21-22% चला है ये शेयर, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस शेयर पे नज़र डालें तो जो है इनकी खरीद जो है 497 की। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, मुझे लगता है कि आप बने रहिए, ऐसा तो स्ट्रक्चर वाइज खराब मुझे नहीं लगता है। फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया कंपनी है। इंडस्ट्री का पी है 27, स्टॉक का चल रहा है 23। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर टू इंडस्ट्री बहुत अभी अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है और चलने का पॉसिबिलिटीज है। तो नीट प्रॉफिट देखेंगे 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। लास्ट 6 महीने से बहुत स्टॉक थोड़ा बहुत जो नीचे आया था, उसके बाद अच्छे से बेस बना के धीरे धीरे करके वो भी ऊपर आ रहा है। तो अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो रहेगा सर, मुझे लगता है कि 510 में आप एक बार स्टॉप लॉस जो है आपका ट्रेलिंग कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे आता है तो उसके इसमें आपको लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो। और मुझे लगता है कि एक बार अगर 560 के ऊपर जाता है तो उस केस में स्टॉक फिर से आपको 640 से लेकर 670 का टारगेट आना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। HFCL पे जरा नज़र डालिए, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं सैयद हैदर इकबाल साहब, कह रहे हैं सर आज कोई ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर उनको थोड़ा सा आज बिजी कर दिया गया सर को, जो है प्रदीप जी आज अकेले पड़ गए। एक तो कारण ये रहा, दूसरा बाजार भी थोड़ा सुस्त है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर आप? आज आप जी। हाँ सर, इसमें तो मेरा ही गलती है एक्चुअली। मैं ना समझ नहीं पाया कि कल आपने जब मुझे बोला था कि 1 बजे का शो, तब मैंने तो बता दिया। आज सुबह मुझे लगा 10 बजे या 1 बजे, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाद में पता चला कि नहीं, दोनों में ही मुझे करने के लिए आप बोल रहे थे। वो तो मैं चाह रहा था कि आपकी थोड़ी सी मतलब जो प्रतिभा है उसका सदुपयोग और ज़्यादा बढ़ाया जाए,
तो लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या ही किया जाए, लेकिन सर अब नहीं सर, अब मैं आ जाऊंगा, आज तो पक्का आना ही है मुझे, मतलब जो भी गेस्ट हो, मैं आधा घंटे के लिए एटलीस्ट आ ही जाऊंगा, नहीं तो ये आपका एक गुस्सा वाला फेस मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए आज। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगली कंपनी पे सर जरा HFCL बता दीजिए सर, क्या देखिए करना सर, है। HFCL का साथ ऐसा मैटर है ना, ये चलेगा नहीं स्टॉक, ये उस जमाने का स्टॉक है जहाँ पे केतन पारिक का स्कैम बिल्कुल। चलता था, .com बूम वाले जब शेयर्स उस टाइम पे हुआ था, तो उस जमाने का स्टॉक है। अभी 81 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे इस स्टॉक से एग्जिट करना बहुत बेटर होगा। एक टाइम पे था 28 के आसपास, 30 के आसपास था, तो वहां से स्टॉक धीमे धीमे हमने देखा अच्छा खासा मुनाफा दिया, लेकिन अभी का जो 81 82 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता रहने का। ये स्टॉक भी मेरा बैन लिस्ट पे है, लाइक सुजलॉन, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, और एक दो काउंटर ऐसा है मेरा ब्लॉक लिस्ट पे, और HFCL को मैं अभी देखा और लास्ट वीक भी मेरा ब्लॉक लिस्ट पे मैंने ऐड कर दिया, तो ऐसे स्टॉक पे आपका पैसा नहीं बनने वाला, तो क्लियर कट आपको अवॉइड करना है। ठीक सर, एक साथ 2-3 सवाल पे पढ़ लेते हैं, आप अगर चाहें तो 1-2 मिनट में इसको उत्तर दे दें। एक तो आदर्श जी हैं, कह रहे हैं कि आज तक आपने कोई क्वेश्चन मेरा नहीं लिया है, मेरा सवाल ले लें NTPC पे। सर NTPC में अभी कुछ बात करने लायक ज़्यादा बचा नहीं है, सब कुछ तो ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, आप 362 पे इन्होंने लिया हुआ है सर NTPC, एक बार आप ज़रा नज़र डालिए। एक टिप्पणी हमारे दर्शक ने और की थी, एक तो सर ये जो, हाँ एक हमारे दर्शक थे जो अभी कह रहे थे, अरमान थे शायद, वो 5 लाख रुपए हैं 2 साल के लिए, कहाँ अरमान अली, 2 साल के लिए अगर मुझे पैसे लगाने हो तो कहाँ लगाने चाहिए। एक हमारी दर्शक थी प्रीत कौर जी ने शायद सवाल किया था, सर छोटे शेयर कोई अगर हो तो बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। इनके लिए कोई भी उत्तर हो, नहीं भी देना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब जो है इनको आप अगर अपने शब्दों में दे दें तो ज़रा बेहतर रहेगा। क्या टिप्पणी रहेगी जो है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि NTPC का चार्ट अभी 331 के आसपास चल रहा है। देखिए बेसिकली यहाँ पे 325 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो। 325 के नीचे जाता है तो इस केस में एक बार फिर से आपको 310 से लेके 305 का जो रेंज है वहाँ पे जाके कंसोलिडेशन हो सकता है। फिलहाल 345 के ऊपर ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, उससे पहले नहीं। और अभी सर ऐसा कोई काउंटर मेरे सामने है नहीं स्टॉक रिकमेंड करने वाला, जैसे ही आएंगे तो हम तो डेली बताते रहते हैं, तो आप एक बार डेली फॉलो करते रहिए चैनल को, तो आपको मिल ही जाएगा। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए सर, तो फिर इनके लिए कुछ आपने कुछ टिप्पणी की सर, ये जो आपके साथ जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये जो कोई अभी कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या आपके दिमाग में? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट अगर होगा तो मैं बता दूंगा सर, अभी चलिए कुछ ठीक, रिसेंटली नहीं है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप निवेश करने से पहले सेल्फ स्टडी कीजिए एंड आपका जो पर्सनल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए। स्टॉक मार्केट पे गारंटी नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक पे हमने डिस्कशन किया हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, एंड हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों की टिप्पणियों पर जवाब देने के लिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स खबरों के शेयर बताने के लिए। चलिए अब जो है वक्त हो गया है अगले सेगमेंट का, जिसमें कि हम बात करते हैं कमोडिटी बाजार को लेकर के, वहाँ पे क्या हलचल हो रही है, वहाँ पे क्या कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ निकल करके आ रहे हैं, और ख़ासतौर से आज हम कॉटन की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, ये जो आपके सवाल अधूरे रह गए हैं उसके जवाब 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे हमारे साथ जो है पंकज जी होंगे, पंकज रंडाट जी, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और विशेष मेहमान होंगी। उन तमाम लोगों से आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ना इसी मंच पर मत भूलिए। जो सवाल रह गए हैं उनके उत्तर दोपहर 1 बजे आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपको सवाल भेजने हैं तो 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर कि आप अपने प्रश्न भेजिए। प्रश्न जो भी भेजें डिटेल में भेजें, ताकि उतने ही डिटेल में हम आपके प्रश्नों को अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकें। चलिए, तो अब एग्रीमीटर में आपका स्वागत है, और आज के एग्रीमीटर में जैसा हमने आपको बताया कि हम कपास से जुड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। दरअसल गुजरात के अंदर कपास की बुआई के ताज़ा आंकड़े जो है वो निकल के आए हैं, और उनके मुताबिक पिछले साल की तुलना में कपास का रकबा घट गया है। पिछले साल 16 जून तक गुजरात में 2.56 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी, जबकि इस साल ये आंकड़ा 1.88 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। मौजूदा समय में कपास का भाव MSP के नीचे कारोबार कर रहा है,
और ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं भाव कम होने की वजह से तो बुआई में ये गिरावट नहीं आई है। अगर यही स्थिति रही तो निकट भविष्य में कपास की बुआई कैसी रह सकती है, साथ ही कपास की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इन तमाम पहलुओं को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चिंतन मंथन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत वेलकम सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। और रवि सर, गुजरात में अगर हम बात करें तो कपास की बुआई में हमने देखा कि दबाव देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, और इसका अगर हम भाव भी देखें वो भी एमएसपी के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका रीज़न क्या मान रहे हैं? क्या ये जो बुआई घटाई गई है वो क्या एमएसपी कम होने की वजह से घटाई गई है, या फिर कुछ और भी रीज़न आप देख रहे हैं यहाँ पर? जैसे गुजरात एंड राजस्थान एज वेल एज महाराष्ट्र, तीन स्टेट की जो सोइंग के नंबर आते हैं वो इनिशियल फेज पे थोड़े वोलेटाइल रहते हैं, और ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे जैसे ही जो जो कमोडिटीज का सबसे ज्यादा दाम है वो कमोडिटीज में सोइंग पहले नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे ये सेम सिचुएशन है लाइक जब इलेक्शन के वोट काउंट होते हैं और उस दिन जो पार्टी सत्ता में वो पार्टी में जैसे इनिशियल दौर पे उसका अच्छा रुझान दिखता है, सिमिलर फेज पे शुरुआती दौर पे जहां भी प्राइस अच्छे है, जहां भी प्राइस हायर है, वहां पे ऑलवेज ये तीन स्टेट में सोइंग बढ़ता है। और इस हिसाब से ये एक लौता रीजन है जिस हिसाब से लग रहा है कि गुजरात में जो सोइंग है वो काफी कम है। हालांकि मीन्स के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़ा डिले रेनफॉल था, बट अभी जिस हिसाब से रेनफॉल है वो काफी अच्छी तरह डेवलप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मंथ के अभी भी एक दो वीक और हो गए जहाँ पे सोइंग के नंबर रजिस्टर होते हुए दिखेंगे। बट अदर देन ये एरिया मुझे लग रहा है कि नेशन के अगर सोइंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो लास्ट ईयर 13.28 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई थी उसके सामने 13.19 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई है, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। बट गुजरात में ये सोइंग के नंबर काफी कम है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। साथ में काफी ऐसे फार्मर है गुजरात में जिसके पास अभी भी प्रीवियस ईयर का पूरा स्टॉक पड़ा है, उन्होंने कुछ भी बेचा नहीं और नई सीजन स्टार्ट हो गई। और अभी मीन्स के जिस हिसाब से बारिश हो रही है, जिस हिसाब से अभी मीन्स के वो बेच भी नहीं पा रहे अपनी पुरानी फसल, तो इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले हुआ है। साथ में सौराष्ट्र में बोटाद, भावनगर, पालिताना, ये जो सारे बेल्ट है वो कपास के काफी बड़े बेल्ट है जिसमें अभी जो बारिश की वजह से काफी हालत खराब है। काफी मीन्स के ज्यादा बारिश हुई है, ये कॉन्टिनेंट में इतनी बारिश होती नहीं, बट ये ज्यादा बारिश की वजह से भी सोइंग थोड़ा डिले लग रहा है। बट गुजरात में वैसे कपास के ऊपर प्यार फार्मर्स का काफी ज्यादा रहता है। डिस्पाइट ऑफ प्राइस लास्ट में वो पैरिटी बैठ जाते हैं। साथ में आपने जो शुरुआती टेबल दिखाया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था जिसमें 7700 के करीब एमएसपी के सामने मार्केट प्राइस 7100 ही रहे, और ग्लोबल डिमांड का थोड़ा लेकलस्टर सिनारियो है। तो मुझे लग रहा है कि मंथ के सोइंग बढ़ सकती है, तो उसमें ज्यादा पेयर होगी, बहुत ज्यादा सोइंग बढ़ने के चांसेस नहीं है। और जब हमने कोकुड़ के लिए, कपास फली के लिए शो किया था तभी मैंने बताया था कि ये नंबर्स शुरुआती दौर पे लोअर ही होंगे और आगे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा बड़ी रिकवरी की आस ना रखे। जी सर, सोइंग को लेकर के, बुआई को लेकर के ही मेरा अगला सवाल था और उसको लेकर के काफ़ी डिटेल में आपने आंसर दिया है। तो अभी हम मान के चलें कि इसकी में कुछ सुधार की संभावनाएं आपको अभी शुरुआती गिरावट के बाद देखने को मिल सकती है, ये मान के चलें सर? यही कह रहे हैं आप ना? जब से गुजरात, हाँ गुजरात हाँ कॉन्टेंट, गुजरात में वैसे देखे तो पहला जो सोइंग का फेज होता है उसमें वैसे 2-3 साल से कपास पिछड़ा रहा है जी। क्योंकि 2-3 साल से कपास के प्राइसेस है वो कंपेरेटिव लोअर हुए हैं। कोविड के टाइम पे 2000 के ऊपर प्राइसेस गए थे और उसके बाद लगातार 2021, 22, 23, 24 से 3-4 साल में कपास के प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से शुरुआती दौर पे यहाँ पे थोड़ी सोइंग का इंटरेस्ट कम ही रहता है। और हर बार ऐसा हो, लास्ट 2 साल से तो मीन्स के ये प्रीवियस ईयर एंड उसके अगले वाले साल में कपास के प्राइस यही टाइम पे बॉटम पे थे, तो इस हिसाब से फार्मर ने इतना ज्यादा स्विंग नहीं किया। और डेफिनेटली अभी इतना स्टॉक भी पड़ा है फार्मर के पास, इतना चिनिंग भी नहीं हुआ। हालांकि पैरिटी कुछ अच्छी नहीं बैठ रही थी क्योंकि कॉटन के प्राइसेस जो ग्लोबली देखे तो लगातार डाउन थे और जो ट्रेड फियर एंड इसके हिसाब से टेक्सटाइल डिमांड में काफी हट था, तो इस हिसाब से सोइंग की मंथ के इतनी ज्यादा इसकी डिमांड भी नहीं रही। और यहाँ पे जिसने सोइंग किया और स्टॉक किया उसके पास अभी स्टॉक है। स्टॉक इसका भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं क्योंकि ग्लोबल कॉटन प्राइसेस वर्सेस इंडियन कॉटन प्राइसेस सस्ते हैं,
तो इस हिसाब से जो इम्पोर्टर्स है वो ज्यादातर वो डेस्टिनेशन को प्रेफर कर रहे हैं। और चाइना यूएस के डील के बिटवीन भी एक संभावना थोड़ी ऐसी बन रही थी कि डील हो जाएगी तो फिर से चाइना एंड यूएस की सप्लाई चेन रिस्टोर होगी, तो उसके बाद कुछ यहाँ पे इजाफा मिल सकता है, अदरवाइज प्राइसेस सबड्यूट रहेंगे। और 2 साल में अगर आप कंपैरिजन करें तो टेक्सटाइल डिमांड में 30-40% की गिरावट आई है। तो वो भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी आगे जाके थोड़ा प्राइसेस एंड आउटलुक के टर्म्स पे यहाँ पे डाउन होगा। तो सोइंग में बहुत ज्यादा ये फैक्टर को लेकर इजाफा होगा ऐसा नहीं लग रहा है। एटलीस्ट लास्ट ईयर का जो सोइंग है वो पेयर होगा। और आई थिंक जो कॉटन प्रोडक्शन के नंबर है वो यील्ड की वजह से हायर हो गए, तो इस हिसाब से प्राइस की सेंसिटिविटी बनी रहेगी। और लोअर साइड मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6800 6900 तक प्राइसेस बने रहेंगे। और अपर साइड 67500 को क्रॉस करना डिस्पाइट के काफी पॉजिटिव फंडामेंटल हो तो भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एमएसपी के वेल बिलो रहेंगे। एमएसपी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। कपास खल को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं सर, तो खास तौर से जब हम देख रहे हैं कि भाव में कमी है, बुआई में गिरावट है, ऐसे में शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कपास खल की कीमतों का आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप? कपास खल ने थोड़ा इस टाइम डिस्पैरिटी रखा था, अदरवाइज कपास एंड कपास खल में वैसे काफी टाइम डेविएशन होता है, बट ऑल ओवर 2-3 महीने के ट्रेंड में साथ में चलते हैं। इस टाइम पूरा ट्रेंड अलग है, कपास के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, कपास खल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनिंग की डिमांड नहीं है, जेनिंग ही नहीं हो रही है। इस हिसाब से पाइपलाइन पूरा खाली है और आगे जाके भी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी भी प्राइसेस है और डिस्पैरिटी हिसाब से ये पैरिटी बैठना कम है, तो चेनिंग कैपेसिटी ही कम होगी 30-40% के वर्किंग कैपेसिटी पे। तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक अपर साइड रेंज बनी हुई है, बट मुझे लग रहा है कि सेल ऑन प्राइस का स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए। कोकुट में मुझे लग रहा है कि 3250 नए जो कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई, तो 3250 के करीब एक अच्छा अडल है, वहां पे अडल बना रहेगा। 3320 का स्टॉप लॉस लगा है और डाउन साइड एटलीस्ट 3050 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। जी सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आज अगर ट्रेड करना हो तो कौन सी एग्री कमोडिटीज़ है जहां पर आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? जब से काफी आज अपॉर्चुनिटी भी है, इन पर्टिकुलर टर्मरिक में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी महाराष्ट्र बेल्ट में जो भी फार्मर का सोइंग है अभी भी कपास पे बना हुआ है, बट आगे जाके थोड़ा चेंज होगा, डाइवर्जन होगा। टर्मरिक में ये डाइवर्जन आ सकता है और अच्छी बारिश गिरे, इस हिसाब से पानी अच्छा होने की वजह से टर्मरिक के सोइंग के अच्छे फंडामेंटल्स बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे सेल करके चले टर्मरिक 14400 के करीब। अगस्त वाइदा सेल करना है, 13800 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 14620 का लगा है। सेकंड रिकमेंडेशन है वो बाइंग साइड है, कैस्टर ऑयल लगातार अच्छे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चल रहा है और अच्छी डिमांड पे। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोइंग भी कम होगी बारिश के हिसाब से, अच्छी सोइंग दूसरी कमोडिटीज में जा सकते हैं, लाइक शुगर कैन है, उसके अलावा पेडी, उड़द, मूंग, इसमें सारी सोइंग तैयार है। तो शायद कैस्टर की सोइंग में एक आपको डेफिसिट दिखेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे बाय करना है। 6640 पे जुलाई एक्सपायरी, 6590 का स्टॉप लॉस होगा और 6752 तक के लेवल आपको कैस्टर में आते हुए दिख सकते हैं। जी सर, चलते चलते आपसे डिस्क्लोजर लें उससे पहले एक बार जरा फटाफट दर्शकों को बता दें एक इस ट्रेडिंग कॉल के बारे में। कैस्टर जुलाई खरीदने की सलाह है 6640 पर और यहाँ पर टारगेट 6752 6752 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 6590 6590 का एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह दी जा रही है कैस्टर में आपको। दूसरी ट्रेडिंग कॉल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर एक बाय कॉल दी गई है तो एक सेल कॉल है। यहाँ पर हल्दी बेच करके चलें। अगस्त फ्यूचर सेल करना है आपको 14400 पे, 14400 पे बेचें और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 14620, 14620 पे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ जो टारगेट निकल के आएंगे वो हैं 13800। 13800 की नीचे के लक्ष्य के लिए बिकवाली करने की सलाह हल्दी में अगस्त फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस जो ट्रेडिंग कॉल आपने दी है उसको लेकर के? जी, ये दोनों कमोडिटीज या कोई भी कमोडिटीज में मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कंपनी क्योंकि फिजिकल बिजनेस में भी है हमारी एंड साथ में ट्रेडिंग पोजीशन भी हमारी कंपनी की पोजीशन में हो सकती है। अदरवाइज देखें तो कोई भी पोजीशन के पहले आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना जरूरी है और स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों का जरूर से ध्यान रखें। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का जरूर ध्यान रखें। जो तमाम दर्शक देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब चलते हैं, जरा देखते हैं कि आखिर में कहाँ कहाँ बारिश की बूंदें पहुँच रही हैं, मानसून की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। नजर डालते हैं मानसून मीटर पर।
तो दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या से एक एक राज्यवार आंकड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है और अगले 24 घंटों में गुजरात, कोंकण, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। एक बार फिर से सुन लें अपने राज्यों के नाम: गुजरात, कोंकण, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई में मानसून की बारिश फिलहाल थोड़ी धीमी हुई है। वहां अगले 2 दिन मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ती दिखाई दे सकती हैं। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के मानसूनी सिस्टम अब धीरे धीरे करके दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि मुंबई पर असर कम होगा। दिल्ली में मानसून के समय से पहले पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज होने के आसार हैं। खासतौर से 20 से लेकर 23 जून के बीच दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना है। मानसून राजस्थान होते हुए दिल्ली के करीब पहुंच रहा है। मानसून समय से पहले राजस्थान के लगभग सभी जिलों तक पहुंच गया है और जल्द ही यूपी और उत्तराखंड के भी कई भागों को कवर कर सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या जुड़ चुकी हैं। दिव्या, अच्छी खबरें तो आ गई हैं, मतलब दिल्ली में मानसून तेजी से बढ़ रहा है, राजस्थान के रास्ते आ रहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल विपुल जी, मानसून मीटर आप देख रहे हैं आप सभी लोग, और हम बताते हैं यहाँ पे राज्य दर राज्य क्या कुछ अपडेट है मानसून को लेकर, बरसात को लेकर, गर्मी कहाँ ज्यादा पड़ रही है, आज भी आपको ये सब बताएंगे। राज्य दर राज्य आपको बताएं क्या हाल चल रहा है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ देखा जा रहा है, बरसात कितनी औसत हुई है उस मामले में आपको बता दें। मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 2-4 दिन में मानसून आगे बढ़ा है। जहां मानसून दक्षिण भारत तक ही सीमित था, वहां से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, कई राज्यों को कवर कर रहा है, लेकिन जो औसत बरसात है वो अभी भी डेफिसिट में ही नजर आ रही है। आपको बता दें 18 जून तक 71.5 mm बरसात दर्ज की गई है, जबकि नॉर्मली ये बरसात जो है 80.6 mm दर्ज कर ली जाती है जून की इस तारीख तक, यानी कि अभी भी -11% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। -11% कम बरसात अब तक दर्ज की गई है। हालांकि आईएमडी का लगातार यही फोरकास्ट है, लगातार यही अनुमान है कि इस बार बरसात ज़्यादा दर्ज की जाएगी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ रिकवरी यहाँ देखने को मिलती है बरसात को लेकर। चलिए अब आपको राज्य दर राज्य समझा देते हैं क्या कुछ चल रहा है। जैसा विपुल जी आपने कहा कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पिछले 1-2 दिन में बारिश नजर आई है, लोगों की तबीयत भी बिगड़नी शुरू हो गई है, डॉक्टरों की लंबी लाइन है। ये तो सिर्फ प्री मानसून की मैं बात कर रही हूँ, जो प्री मानसून की एक दिन भारी बरसात हुई। खुद का हाल बता रही हैं आप? मैं खुद का भी हाल बता रही हूँ। इनफैक्ट मैं कल डॉक्टर के गई थी, वहां पे 10-11 पेशेंट्स की वेटिंग चल रही थी। सबका यही हाल है। तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ये हाल है। मानसून अभी पहुंचा नहीं है, समय से पहले पहुंच जाएगा। ये आईएमडी अपडेट आया है कि दिल्ली में भी मानसून समय से पहले पहुंचेगा। नॉर्मली 29 जून तक जो है मानसून दिल्ली में पहुंचता है। देखना होगा अब कब तक पहुंचेगा। इसके अलावा आपको बाकी राज्यों की बात करते हैं। जब हमने आपको पिछली बार ये मैप दिखाया था तब मानसून यहाँ कहीं पर अटका हुआ था, आधे महाराष्ट्र को कवर किया हुआ था, इसके अलावा दक्षिण भारत को कवर किया हुआ था। अब ये काफी आगे निकल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरात की आप लोग बार बार अपडेट पूछते हैं, तो गुजरात पूरी तरह मानसून में हो चुका है। बरसात लगातार भारी बरसात देखी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कवर हो चुका है। इसके अलावा यूपी में भी मानसून जो है समय से पहले एंट्री ले चुका है और आधा राजस्थान भी कवर कर चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट बाकी राज्यों को लेकर हमारे पास है। वही गुजरात हो गया, झारखंड, ओडिशा हो गया, यहाँ पे भारी बरसात पिछले 1-2 दिन में देखी गई है और आने वाले भी 1-2 दिन में भारी बरसात यहाँ पर देखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में प्री मानसून की बरसात चल रही है, कल हुई थी, आज भी संभावनाएं हैं कि बारिश हो सकती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले कुछ दिनों में हैवी रेनफॉल की अपडेट है। हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से है। साथ ही आधा राजस्थान कवर हो चुका है और राजस्थान के उन जिलों में जो इस तरफ आते हैं, दक्षिणी राजस्थान की तरफ आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात फेस कर रहे हैं। कई जिलों में हैवी रेनफॉल देखा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड, यूपी, यानी कि जो नॉर्थ के जो जितने भी राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल की कुछ एक जगहें हो गई। इसके अलावा राजस्थान का जो ये वाला इलाका है जो अभी तक मानसून की कवर में नहीं आया है,
वो जो है 24 तारीख तक हैवी रेनफॉल देख सकता है। इसी के साथ हरियाणा की बात करें और चंडीगढ़ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी 24 जून तक काफी ज्यादा भारी बरसात देखी जा सकती है और सेम फोरकास्ट जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों के लिए किया गया है। ठीक, चलिए, बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और ये हालत तब है जब आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो ये दिखाता है आपका समर्पण कि किस तरीके से हम लोग मानसून को लेकर के अलर्ट हैं कि हालत खुद की चाहे जैसी हो, लेकिन लोगों तक सटीक जानकारी और मौसम से जुड़ी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू दिव्या, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स और तबीयत खराब होने के बावजूद लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, और जब 1 बजे मिलेंगे तो आपके शेयरों से जुड़े हुए सवालों के जवाब भी देंगे। तो जुड़ जाइए दोपहर 1 बजे हमारे साथ। तब से बस 1.5 घंटे बाद मिलते हैं आपसे, तब तक आप भी छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। 1 बजे मिलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।